अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मोहब्बत एक समंदर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मैट्रिक क्लास का आज लास्ट प्रैक्टिकल देकर वो घर आई तो खामोश सी थी। खाना भी नहीं खाया, आते ही अपने रूम में चली गई। रात के खाने पे भी उसने बराए नाम ही खाया और उठ गई। मामा ने पूछा भी मगर वो तबीयत का बहाना करके अपने कमरे में आ गई। तबीयत में थोड़ा बोझलपन सा था। वो आके बेड पर बैठ गई। आज के वाक़ये के बारे में सोचने लगी। आज स्कूल में एक क्लास फेलो ने उसे प्रपोज किया था। वो कंफ्यूज हो गई थी कि क्या जवाब दे। वो फितरतन बहुत शर्मीली सी थी। उसे कुछ समझ ना आया और वो लड़का जो उसके जवाब के इंतज़ार में था उसे जवाब दिए बगैर घर आ गई। खैर कच्चा ज़हन था। कुछ दिनों तक वो डिस्टर्ब रही और फिर सब भूल गई। स्कूल भी ख़त्म हो गया था। अब वो फ्री थी। वो स्कूल से ही बहुत अच्छी फुटबॉलर प्लेयर थी और अब कॉलेज में भी वो स्पोर्ट्स में अपना नुमायाँ किरदार अदा करती रही। वो फुटबॉल खेल के आई पानी पी रही थी कि उसकी फ्रेंड्स चली आईं। यार उन्नीसा देखो, वो लड़का कितना डैशिंग है ना। उमा की बात पे यशल और उन्नीसा ने भी मुड़कर देखा। सामने अली अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इन तीनों के देखने पर अली ने भी देखा। तौबा, हुमा किसी को तो छोड़ दो। हर आने जाने वाला तुम्हें हैंडसम लगता है, हर एक पे मर जाती हो। यशल चिढ़कर बोली तो उनीसा ने भी उसकी तारीफ की। उफ, मर कौन रहा है, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज की हर लड़की कहती है। वैसे ये बात तो हुमा ठीक कह रही है, हर लड़की फिदा है इस बंदे पर ये किसी को घास भी नहीं डालता। कल भी वो जैनी वालों का ग्रुप कह रहा था, ऐसा बंदा लाइफ में नहीं देखा, पता नहीं किसका नसीब होगा ये। उनीसा ने बताया। टॉपिक चेंज करो यार, क्या लेकर बैठ गए? यशल ने कहा। ये बताओ सर क्रीम वाले नोट्स बने या नहीं? यशल ने बातों का रुख चेंज कर दिया। वो घर आई तो बेहद थकी हुई थी। खाना खाया और सो गई। शाम में उठ के लॉन में चली आई। चारों बहन भाई लूडो खेल रहे थे और मुस्तफ़ा किसी बात पर नाराज हो रहा था। क्या हुआ? मेरे भैया को कौन तंग कर रहा है? वो उनके पास आके बोली। आपी देखो ना, गजल मुझे बार बार हरा रही है। गेम में मैंने नहीं खेलनी, वो चिढ़कर बोला। अरे मैं हूं ना, मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी। रियली आपी? ओ ग्रेट, अब देखना मैं इस गजल को कैसे हराता हूँ। वो खुशी से बोला तो गजल चिढ़ गई। हाँ, भाई तो आपका है, मैं तो बहन नहीं हूं ना इनकी। वो मुंह फुला के बैठ गई। एक दिन चली जाऊंगी ना तो याद करोगी। वो हंसती। कहाँ जाने लगी हो तुम? अभी तो बहुत छोटी हो। मैं बात नहीं कर रही आपसे। मेरी गुड़िया तो नाराज हो गई मुझसे। वो उसके गले में बाहें डालकर बोली। हाँ, वो नाराजी से बोली। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारी हेल्प करवाऊंगी जान। देखो ना भाई छोटा है, मैं भी तो छोटी हूँ। अच्छा ओके, नेक्स्ट टाइम तुम अब खुश पक्का? यस पक्का। मिस्टर एंड मिसेस बकार अफींदी के 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी यशल अभी मैट्रिक के पेपर दे रही थी। वो बहुत ज्यादा लाइट थी। दूसरी बेटी का नाम अशल, तीसरी का नाम अमल और चौथी का नाम गजल था और बेटे का नाम मुस्तफ़ा था। जिनकी बहुत अच्छी बसर हो रही थी। दोनों माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़े नाज से पाला था और अच्छी तालीम और तरबियत दे रहे थे। दिन यूं ही तेजी से गुजरते गए। यशल का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। वो एफएससी प्री मेडिकल कर रही थी। आज इत्तेफाक से सर एहसान की क्लास नहीं हुई थी। सब स्टूडेंट्स बैठे बातें कर रहे थे कि कोई उसके पास आके रुका। यशल एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यशल डाइस के पास खड़ी अपनी फ्रेंड से नोट्स डिस्कस कर रही थी। अली के यूं कहने पर उसने पलट कर देखा। ये तो वही लड़का था जिसने उसे मैट्रिक क्लास में प्रपोज किया था। जी कहिए। अली घुटने के बल नीचे बैठा और दाएं हाथ में पकड़ी रिंग उसकी तरफ बढ़ाई। पूरी क्लास यकदम मुतवज्जो हुई। विल यू मैरी मी यशल? यशल का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसने नजर उठाकर पूरी क्लास को देखा। सब इन दोनों को ही देख रहे थे और फिर अली को देखा जो उसकी मोहब्बत में डूबा उसकी एक हाँ का मुंतजिर था। यशल, आई लव यू सो मच। पता नहीं कब से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये मैं खुद भी नहीं जानता। बस मुझे ये मालूम है कि तुम्हारी मोहब्बत में रगों में खून की तरह दौड़ रही है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और तुम्हें पाने की चाह रखता हूँ। प्लीज जवाब दो। वो बेसब्री से उसकी एक हाँ का मुंतजिर था। यशल ने उसकी आंखों में देखा जहां मोहब्बतों का समंदर मुतज़न था और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। यस आई डू, यशल ने एक ट्रांस की सी कैफियत में कहा और शर्मा के मुस्कुरा दी। पूरी क्लास खुशी से शोर मचाने लगी। यशल यूं मुस्कुराती हुई बहुत हसीन लग रही थी। इतने लोगों में वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। अली ने बहुत चाहत से उसका गुलाबी बढ़ता चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया और खड़ा हुआ और उसका हाथ जो वो पहले ही थामे हुए था उसमें रिंग पहना दी। थैंक यू, थैंक यू माई प्रिंसेस, लव यू। अली मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते हुए बोला और यशल मुस्कुरा दी।
अली एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता था। उसके बाबा की डेथ हो चुकी थी। वो 4 भाई और 3 बहनें थीं। पहले उमर में शफक, फिर अमार और फिर अनाबिया, फिर अली और हैदर और लास्ट में फातिमा थी। बाबा की डेथ के बाद उनकी माँ ने उनकी देखभाल की, अच्छी तालीम और तरबियत दी। उमर, शफक और अमार की शादी हो चुकी थी और बाकी बहन भाई सब अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे। अली का एडमिशन भी बहुत अच्छे स्कूल में था। उनकी माँ ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। अब उसकी बारी थी अपनी माँ के लिए कुछ करने की। वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था और वहाँ उसकी मुलाकात यशल से हुई। ऐसा ऐसा वो उसे पसंद करने लगा और ये पसंद की मोहब्बत में कब बदली वो जान ही नहीं पाया। और सब समझ आई तो बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और चली गई। शाम में सब चाय पी रहे थे कि अली तैयार होकर आया। ब्लैक कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। सुनहरी रंगत दमक रही थी। सिर्फ यही नहीं, अली वैसे भी बहुत खूबरू था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़े शाने, ब्लैक आइज और ब्लैक सिल्की बाल जो माथे पर गिरते थे। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। कहीं जा रहे हो? भाभी ने पूछा। जी भाभी, उसने मुख्तसरन कहा। अच्छा, बाहर जा ही रहे हो तो लैला को भी ले जाओ, घर में भी बोर हो रही है ये। शैला भाभी ने फौरन अपनी बहन को आगे किया। आज नहीं भाभी, फिर कभी, अभी मुझे थोड़ा काम है, कहकर वो जाने लगा तो लैला बोली, ये क्या बात हुई? मेहमान से अजीज तुम्हें अपने काम लग रहे हैं, नॉट फेयर। प्लीज लैला, कहा है ना मैं बिजी हूँ, और वैसे भी सुबह तो तुम भाभी के साथ शॉपिंग पे गई थी। मैं फिर कभी ले चलूंगा बाहर, वरना अगर अभी जाना है तो तुम उमर भाई के साथ चली जाना। उसने अम्मी को अल्लाह हाफिज कहा और गेट अबूर कर गया। ये वकार को तो देखो जरा, कैसी ऐश से जी रहा है। जरा बहन भाई का ख्याल नहीं कि इनको भी कुछ दे दे। ये बोलने वाले वकार आफिंदी के छोटे भाई अहमद आफिंदी थे, जो वकार आफिंदी के सामने भाई भाई करते ना थकते थे। तुम तो छोड़ो, छोटे हो, मैं तो बड़ी हूँ। तुम लोगों से मुझको भी आज तक कुछ नहीं दिया, हालांकि इतनी दौलत है उसके पास। खैर बाजी, ये तो ना कहें, आप पहले खुद बोलती हैं कि जब भी वकार भाई साहब आते हैं इतने तहाइफ लाते हैं और कैश अलग देते हैं। अनम ने कहा। तो इन तहाइफ और 2 पैसों से मेरा क्या होगा? पहले बड़े भाई साहब ने भी यही किया। उन्होंने भी अपनी कमाई दौलत में से हमें कुछ ना दिया। और अब ये वकार, अल्लाह तो इन पे बहुत ही मेहरबान है। राबिया बोली, जो कि वकार आफिंदी की बड़ी बहन थी। ये तो सच कह रही हैं आप, दोनों मियाँ बीवी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे इनकी दौलत पे हमारा भी तो कुछ हक है ना, आखिर वो सगे बहन भाई हैं उनकी। आप लोग, जरमीना भी बोली, हाँ ठीक कह रही हो, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाशिम आफिंदी भी बोले, पर क्या? सुमैया वकार आफिंदी की दूसरी बहन बोली तो हाशिम आफिंदी सोच में पड़ गए। रात गहरी हो रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। लब आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। बार बार आज का वाकया उसके जहन में आ रहा था। कई बार सोने की कोशिश की मगर नाकाम रही। थक कर वो उठ बैठी। ये मोहब्बत भी क्या शय है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक ना था, जिसके बारे में वो सिर्फ सुनती आई थी। आज उसे वो मोहब्बत हो गई थी, उसी इंसान से जिस इंसान ने उसे मैट्रिक में प्रपोज किया था। फिर उसने उसे मैट्रिक में क्यों हाँ में जवाब नहीं दिया था? उसने अपने दिल से पूछा। शायद मैं उस वक्त जहनी तौर पर तैयार नहीं थी, खुद ही जवाब दिया। पर ज़हनी तौर पर तो मैं आज भी तैयार ना थी। फिर शायद ये उसकी मोहब्बत की शिद्दत और सच्चाई थी जो उसकी आंखों में दिख रही थी। हाँ, और इस बात पर उसका दिल भी ईमान ले आया और एक बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। हाय, कैसी हो? दूसरे दिन वो कॉलेज आई तो बहुत कंफ्यूज थी। ये सोच सोच के बार बार घबरा रही थी कि वो क्लास में कैसे जाएगी, और अगर अली उसके सामने आ गया तो उसका दम ही निकल जाना है। वो ये सोचते सोचते क्लास की तरफ जा रही थी कि अली चला आया। वो एकदम चौंकी और नजर उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। होंठों पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। वो झिझकी। आप? हाँ, मैं यकीन नहीं आ रहा, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। नहीं। वो झिंपी और निगाहें झुका ली। तो बताओ, कैसे यकीन दिलाऊं? वो शरारत से बोला तो वो बौखला गई। ऐसी बात नहीं, मैं वो नहीं कह रही। मैं उसने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आंखों में नाचती शरारत को देख के झिम गई। क्लास का टाइम हो रहा है, कहकर वो आगे बढ़ गई और वो हंस दिया। अरे रुको लड़की, मैं भी आ रहा हूँ। वो भी उसके पीछे हो लिया। ये उनका मामूल बन गया था। वो कॉलेज में सारा दिन साथ रहते। इससे बात किए बिना, उसे देखे बिना अली का दिन नहीं गुजरता था। यशल के पास अभी सेलफोन नहीं था, सो उनकी ज़्यादातर बात कॉलेज में ही होती थी। फिर जब वो लोग इंटर में आए तब यशल ने अपना पर्सनल सेल फोन लिया। अब तो वो कॉलेज में ही नहीं बल्कि हर टाइम चैटिंग में होते। दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। हाय बहना, कैसी हो? वो लॉन में बैठी अपनी सोचों में गुम थी। होंठों पर बहुत दिलफरेब मुस्कान सजी हुई थी कि किसी ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। वो चौंकी। आप? वो सामने अरसलान भाई को देखकर चौंकी। अरसलान उसके ताया के बेटे थे, उसके बचपन के दोस्त और भाई। उन्होंने कभी उसे बहनों से कम नहीं समझा था और ना उसने कभी भाइयों से। ताया ताई की वफात हो गई थी, इसलिए वो जब भी खुद को अकेला फील करते वकार आफिंदी अपने चाचा के घर आ जाते। वकार आफिंदी भी इन्हें बेटों से कम नहीं समझते थे। हाँ,
मैं कहाँ गुम हूँ? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, वो भी अकेले अकेले। क्या बात है कज़न? कुछ भी नहीं भाई, बस ऐसे ही। वो बौखलाई। अरे ऐसे कैसे? कुछ नहीं, चलो बताओ। उसके बहुत कहने पर उसने सब कुछ इन्हें बता दिया और अरसलान भाई हंस दिए। अच्छा तो ये बात है जी। तुमने चाचू चाची को बताया? जी बताया था मामा को। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। यूँ ना भाई, मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। तो अली के बारे में सब बता दिया मैंने। वो मुझे कुछ नहीं बोली, बस मुझसे एक वादा लिया। कैसा वादा? उन्होंने कहा कि बेटा उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट अपने बाबा का यकीन और गरूर कभी मत तोड़ना। इस यकीन और गरूर को हमेशा अपने साथ लेकर चलना, ताकि कभी भटको नहीं। यशल की मामा इस मामले में काफ़ी आज़ाद ख्याल थी, वो मोहब्बत के खिलाफ नहीं थी। गुड, ये तो फिर अच्छी बात है। तुम उनकी नसीहत पर हमेशा अमल करना, ओके? उन्होंने कहा तो उसने सर हिला दिया। आजकल अली बहुत ही खुश नजर आ रहा था। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज चला जाता, आता तो बजाय थकन होने के मुस्कुरा रहा होता या कुछ न कुछ गुनगुना रहा होता। सारा दिन अपने सेल फोन पर लगा होता और शाम में बाहर निकल जाता। शहला भाभी को अली की हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही थी। वो जब भी अली को लैला को बाहर ले जाने का कहती, वो साफ इनकार कर देता। आज भी ऐसा ही हुआ था, तो वो जी जान से जल के रह गई। देख रही हूँ तुम अली को, उसके रंग ढंग देखे हैं तुमने? भाभी गुस्से से लैला के रूम में आई। वो जो नेल पेंट लगा रही थी चौंक कर उन्हें देखा। क्या हो गया है आप ही? उसकी ये बेपरवाही शहला को बहुत खिली। तुम बैठकर ये नेल पेंट लगाओ, और अगर अली हाथ से निकल गया ना तो मुझे मत कहना। उसने नेल पेंट की शीशी बंद की और उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या हुआ है बताएं तो? अली की हरकतों पर जरा नजर रखो, मुझे उसकी हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही हैं। मतलब ये कि कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया वो? अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर में बहू बनने के जो ख्वाब देख रही हो ना, उसे ख्वाब समझकर भूल जाना। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उसके इस तरह कहने पर शैला का दिमाग घूम गया। तुम इस बात को इतना हल्का ले रही हो? हाँ ले रही हूँ। यू नो ना आप ही, लड़कों को तो ऐसी उम्र में मोहब्बत हो ही जाती है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इसमें परेशानी की ही बात है। तुम्हें मालूम है ना अली रिश्तों के मामले में कितना टिची है, और जो मर्द रिश्तों के मामले में इतना टिची और हसास हो ना, वो दिल लगाने के लिए मोहब्बत नहीं करते और ना हर एक से करते हैं। ओ कम ऑन आपी, ये जस्ट कहने की बातें हैं। और फर्ज कर लें अगर उसे मोहब्बत हो भी गई है किसी से, तो अली को ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत तो कुछ साल पहले भी हुई थी ना। क्या हुआ उसका? उसने आंटी को उस लड़की के बारे में बताया था और फिर उसे जाके प्रपोज भी किया था। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, भूल गया था ना इस मोहब्बत को भी अली। तो अगर उसे मोहब्बत अब दोबारा भी हो गई है तो बेफिक्र, ये भी वो भूल जाएगा। शैला भाभी सोच में पड़ गई। बात तो वो ठीक कह रही थी, मैट्रिक में ऐसा वाकया तो हुआ था। वो एकदम मुतमईन हो गई। सो बहना टेंशन मत लो, अली सिर्फ मेरा है। हाँ ठीक है, बट लैला अली पे ध्यान दिया करो, उसके आसपास रहा करो, ओके? उसने कहा और दोबारा नेल पेंट लेकर बैठ गई। आज संडे था तो गहरी नींद में थी कि उसका सेल फोन बजा। उसने मुंदी मुंदी आंखों से स्क्रीन को देखा और मुस्कुराई। हाय स्वीटी, गुड मॉर्निंग। अली की खुशगवार आवाज़ उसके कानों में गूंजी। गुड मॉर्निंग। सो रही हो क्या? अली ने पूछा। सो रही थी पर आपने जगा दिया। ओहो मेरी स्वीटी, सो जाओ। अब ऐसी भी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? उसने शरारत से पूछा। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराई। कोई बात नहीं है, चलो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ अली। वो चीखी और अली हंस दिया। खुद ही तो कह रही हो कि कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे थोड़ी कहा है। फिर कैसे कहा है? उसने फिर पूछा। उफ अली, कितने सवाल करते हो आप? उसने चिढ़कर कहा तो अली हंसने लगा। ओह माय इनोसेंट गर्ल, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है। आप बात कर तो रहे हैं, ऐसे नहीं ना, तुम्हें देखना है अभी? उसने पूछा। हाँ ना, अगर पॉसिबल है तो, वरना नहीं। अभी कैसे? अच्छा ऐसा करो, बालकनी में आओ। क्यों? बस आओ ना। वो बालकनी पे आई तो बाहर अली को देखा। वो उसी को देख रहा था और वो मुस्कुराई। आप यहाँ इस वक्त? तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था। वो मुस्कुराई और एक गरूर सा हुआ उसे। क्या कोई सच में उससे इतनी मोहब्बत करता है कि उसे एक नज़र देखने के लिए यहाँ चला आया? अली, हाँ कहो अली की जान। वो उसके यूं कहने पर झेंपी। वो अली, मैंने मामा को आपके बारे में बता दिया है। वो बालकनी में खड़ी उससे बात कर रही थी। अली कुछ देर को खामोश हुआ और फिर बोला। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं अली, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पता है अली, मेरी मॉम बहुत नाइस है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। मैं उनको आपके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ उन्होंने मुझे समझाया। बहुत अच्छी बात है यशल, मुझे नाज है तुम पर। वो मुस्कुरा दी। वकार, आफिंदी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैंने भाभी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया मुझे। राबिया ने हाशिम आफिंदी को फ़ोन करके इतला दी तो वो मुंह बनाकर बोले, अब इन्हें पूछने जाना पड़ेगा। मेरा दिल नहीं हो रहा वहाँ जाने का, वहाँ फजूल के चौंचले। होश से काम लो हाशिम, हमारा कौन सा दिल हो रहा है उसे पूछने का, पर उसके सामने हमने अपना इमेज अच्छा रखना है, बिगाड़नी नहीं है। उससे समझ आई। हाँ तो हमारे फिर भी कुछ नहीं आना है तो फ़ायदा बहुत घुनना है। वो वकार, वो तो है। राबिया ने भी सर हिलाया। वहाँ जाके उसकी झूठी मोहब्बतें देखना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इतनी ही मोहब्बत है तो अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा ही दे दे अपने बहन भाइयों को, पर ना जीना।
दौलत में कमी नहीं आ जाएगी। आय हाय, हमने जाके कौन सी उसकी सच्ची मोहब्बत दिखानी है, दिखावा ही करना है हमने भी। आप अहमद को कह दें वो चला जाएगा आप लोगों के साथ, पर मैं बस करो हाशिम, मैंने अहमद से बात कर ली है, वो भी जा रहा है और तुम भी जा रहे हो। जरमीना को भी कह दो कि कल तैयारी कर ले, ठीक है। उन्होंने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। शाम में वो सब लोग वकार अफींदी के घर मौजूद थे। क्या भाई साहब, आप अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कुछ दिन की छुट्टियां कर लें ऑफिस से। वो हाशिम जो कल आने पर राजी नहीं हो रहे थे, आज उनके लहजे में शेरनी घुली हुई थी। हाँ भाई, कमजोर भी हो गए हैं आप, सुमैया बोली और वकार आफिंदी हंसे। अरे टेंशन मत दो तुम सब, बस तुम लोगों को देख लिया मैं ठीक हो गया, वो खुशदिली से बोले। ये तो आपकी मोहब्बत है भाई साहब, अनम बोली। और भाभी, आप लोग सुनाए कैसे हैं आप सब, अनम ने अतिया से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अनम, हम ठीक हैं, तुम लोग सुनाओ, बड़े दिनों बाद चक्कर लगा है। अरे भाभी, मसरूफियात ही इतनी हो गई हैं जिंदगी की कि वक्त निकालना मुश्किल है, अनम की जगह जरमीना ने जवाब दिया। हाँ ये तो ठीक कह रही हो जरमीना, तुम लोगों ने ना हक जहमत की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों के आने से तो और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वकार आफिंदी बेहद खुश थे। अरे जहमत कैसी भाई, हो तो तुम हमारे, तुम्हें नहीं पूछेंगे तो और किसको पूछेंगे, वरना आजकल के रिश्तों का तो खून ही खुश्क हो गया है। राबिया मुस्कुराई। ये तो ठीक कह रही हो तुम, वकार बोले। अब आप लोग आ ही रहे हो तो बच्चों को भी ले आते, वैसे भी काफी दिनों बाद आए हैं आप लोग। अतिया मुस्कुराई। अरे बच्चे तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम क्या कह सकते हैं। भाभी आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को। ये तो सही कह रही हो अनम, बच्चों का अपना टफ शेड्यूल है। जी भाभी। फिर वकार आफिंदी और अतिया ने रात के खाने पे ज़बरदस्ती रोक लिया था और जाते वक्त अहमद आफिंदी ने अपने बिजनेस का झूठा बहाना बनाकर उनसे 5 लाख ले लिए थे। जाते वक्त वकार आफिंदी ने सबको तहफ़ देकर रुखसत किया। शाम में वो लोग एक पार्क में मौजूद थे। हल्की फुल्की बातों के दौरान अली ने उसे अपने घर के बारे में बताया। यशल बहुत दिलचस्पी से उसे सुन रही थी कि अली एकदम उठा। वो चौंकी। आओ चले, कहाँ, मुझ पर भरोसा है, अली ने उसका हाथ थामकर पूछा। हद से ज्यादा, वो दिल से बोली थी। तो चलोगी? हाँ। वो अली का हाथ थामे उसके साथ चलती थी। कुछ देर बाद वो एक घर में दाखिल हुई। अली, ये किसका घर है, हम कहाँ आए हैं, उसने अली से पूछा और वो मुस्कुराया और फिर उसने अपनी अम्मी बहनों को आवाज़ दी और उसे साथ लिए अंदर आया। यानी अली उसे अपने घर लाया है, उसने दिल में सोचा और वो कंफ्यूज हो गई। उसकी अम्मी और बहनें आ गई थीं। अम्मी देखें कौन आया है। अली ने अपनी अम्मी और बहनों को देखा जो हैरानी से उसे एक लड़की के साथ खड़ा देख रही थी। अम्मी, मैंने यशल के बारे में आपको बताया था ना, अली ने कहा तो वो मुस्कुराई। इधर आओ बेटी। वो कंफ्यूज सी आगे बढ़ी। अम्मी ने उसका हाथ थामा और उसे बिठाया और खुद भी बैठ गई। अली ने बताया था तुम्हारे बारे में, पर तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा प्यारी हो, वो प्यार से बोली थी। भाई ये कौन है, फातिमा अली के कान में बोली। तुम्हारी भाभी, अली मुस्कुरा के बोला था। रियली, वाओ, वो खुश हो गई और उससे खुशगपियों में लग गई। शैला भाभी और लैला से ये सब हजम ही नहीं हो रहा था, वो गुस्से से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद यशल उनसे फ्री होकर बात करने लगी थी और अली की बहनों और भाई हैदर से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे कि अली के अंदाज बदले हुए हैं, देख लिया तुमने, अब भुगतो। शैला बहुत गुस्से में थी। कहा था मैंने कि वो कोई चांद जरूर चढ़ाएगा, पर तुमने एक नहीं मानी मेरी। देख लिया नतीजा, आज वो उस लड़की को घर वालों से मिलवा के भी ले गया और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा सवाई हाथ मलने के। अब चुप क्यों हो, बोलो भी, शैला ने गुस्से में उसे कहा था। क्या कहूँ मैं आप ही, ये अली तो बहुत शातिर निकला है, मजाल है जो जरा सी भनक भी पड़ने दी हो। पर मैं भी लैला हूँ, इतनी आसानी से तो अली से दस्तबरदार नहीं होंगी। वो उठ के खड़ी हुई। अब क्या करोगी तुम? अभी सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है, पर देखना अभी, अली सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। लो, कुछ सोचा ही नहीं और बोल ऐसे रही है जैसे सब हमारे हाथ में है। हमने कुछ भी नहीं खोया आप ही, मैंने कहा ना, अली सिर्फ मेरा है, तो बस अब आप मुतमईन है, लैला ने कहा। तो वो खामोश हो गई। वो घर आई तो बेहद खुश थी। घर में कोई था नहीं, बाबा ऑफिस, मामा भी बाहर गई हुई थी और बहन भाई ट्यूशन गए थे। वो सीधा अपने कमरे में आई, चेंज करके बैठी ही थी कि अली की कॉल आ गई। हाय कैसी हो, उसने पूछा तो यशल मुस्कुराई। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो था कि कैसी हूँ। हाँ देखा तो था, पर अब बताओ अब कैसी हो? अब बिल्कुल ठीक, बहुत खुश, बहुत बहुत अली, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से बोली। अरे सच में, मुझे पता होता कि तुम इतनी खुश होगी तो अपने घर से जाने ही नहीं देता तुम्हें, वो शुभी से बोला तो वो झेंपी। अब ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, उसने उल्टा सवाल किया। उफ अली, और अली हंसा। जी अली की जान, अली प्यार से बोला था। तौबा है, वो बोली तो हंसता चला गया। अली मेरा आपके घर अचानक आना, आई मीन कि आपकी अम्मी को तो बुरा लगना चाहिए था ना, कि किसी लड़की को आप ऐसे मुंह उठा के घर ले आए। पहली बात, तुम किसी नहीं मेरी यशल हो। दूसरी बात कि वो मेरा घर ही नहीं तुम्हारा घर भी है। और तीसरी और आखिरी बात कि जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी दोस्त है, वैसे ही मेरी माँ मेरी दोस्त है। और मैंने तुम्हारा अभी थोड़ी देर अम्मी को बताया है। अम्मी को तो तुम्हारा पिछले 2 सालों से पता है। जब मैंने पहली बार तुमको प्रपोज किया था, उसी शाम में अम्मी को तुम्हारा बता दिया था और आज तुम्हें मिलवाने ले गया।
یشل کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ کوئی اسے اتنا چاہتا ہے، یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ تھینک یو علی، کس لیے؟ اتنا مان اور اتنی محبت دینے کے لیے۔ تھینک یو تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے میری زندگی میں آنے کے لیے، علی نے جذب سے کہا تھا۔ وقار بھائی تو بالکل ٹھیک تھے، آپ فالتو ہم سب کو وہاں لے کر گئیں۔ ہاشم تو جب سے آئے تھے تپے ہوئے تھے۔ ارے رشتے نبھانے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر تم نہ چاہتے تو پھر بات بنتی، رابعہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بننے دیتی بات، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناحق زحمت ہوئی آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ زرمینہ تم ہی سمجھاؤ اسے۔ رابعہ کا رخ اب زرمینہ کی طرف تھا۔ میں کیا سمجھاؤں آپا؟ ہاشم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم فضول وہاں گئے، عطیہ بھابھی نے تو ایک دو بار طنز بھی کر دیا، ہم جو سارے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زرمینہ بھی منہ بنایا اور شوہر کی تائید کی۔ یہ تو بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کب سے خاموش بیٹھی۔ انم نے بھی مداخلت کی۔ عطیہ بھابھی کیسے کہہ رہی تھی کہ آ ہی رہے تھے تو بچوں کو بھی لے آتے، جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو بندہ ایسے ہی سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ احمد بولے۔ تم تو بولو ہی مت احمد میاں، جب بھی جاتے ہو مجال ہے جو خالی ہاتھ آ جاؤ، ہمیشہ کوئی تگڑی رقم لے کر ہی آتے ہو۔ رابعہ بولی۔ ویسے آپا بھائی نے ہمیں بھی تو بہت سے تحفے دیے ہیں۔ سمیہ نے تحائف کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کریں ان تحفوں کا، یہ سب چیزیں تو ہم بھی لے لیں، فقیر سمجھا ہوا ہے ہمیں تو، رابعہ نے نخوت سے کہا تھا۔ ارے چھوڑیں آپا، تحفے تو قیمتی ہی ہیں سارے، زرمینہ بولی اور ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ رابعہ نے کنکھیوں سے دیکھا، واقعی تحفے قیمتی تھے۔ ارے ہٹ، میرے بھائی نے اتنے پیار سے دیے ہیں، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھنے لگی تو زرمینہ، سمیہ اور انم ایک دوسرے کو دیکھ کر میں نے خیزی سے ہنس دی۔ واقعی لالچ بری بلا ہے۔ سیکنڈ ایئر بھی ہو چکا تھا۔ علی نے MBA کے لیے لاہور کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور یشل نے کراچی میں ہی ایک یونی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کا ارادہ لا کا تھا اور حالانکہ اس نے FSc میڈیکل کی تھی، علی کا بھی لاہور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اس نے یشل کو یہ بات بتائی تو وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے علی نے اسے ڈنر پر چلنے کو کہا اور وہ مان گئی۔ علی میں بھی چلوں؟ علی تیار ہو کر نکل ہی رہا تھا کہ لیلا پیچھے پیچھے آ گئی۔ لیلا میں یشل کے ساتھ ڈنر پہ جا رہا ہوں، سو تمہارا جانا بنتا نہیں ہے، علی نے کہا تو لیلا جی جان سے جل گئی۔ علی ویسے بھی کل تو تم چلے جاؤ گے، یہ ٹائم تو تم ہمارے ساتھ ہی اسپینڈ کر لو، آواز میں مٹھاس پیدا کی۔ لیلا اتنے دن تم سب کے ساتھ ہی تھا، میں بلکہ آج کا سارا دن چلتا ہوں، یشل ویٹ کر رہی ہوگی، کہہ کر وہ چلا گیا۔ لیلا پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی اور شہلا کے پاس چلی آئی جو کپڑے طے کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے علی خود کو، میں بھی دیکھتی ہوں یہ محبت کتنے دن چلتی ہے، وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اب؟ شہلا نے پوچھا۔ وہ علی خود کو سمجھتا کیا ہے، آپ کو پتا ہے آج علی اس یشل کو ڈنر پر لے کر گیا ہے، اس یشل کی ہمت کیسے ہوئی میرے علی کو مجھ سے چھیننے کی؟ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ شہلا نے کمرے کا دروازہ جلدی سے بند کیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جانے پائے۔ آہستہ بولو لیلا، گھر میں اگر کسی کو پتا چل گیا نا کہ میں نے یہاں تمہیں کیوں بلایا ہے تو سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ اور اب تم اس یشل کو کیوں بلیم کر رہی ہو، حالانکہ یہ موقع تم نے خود علی کو دیا، کتنا کہا تھا کہ اس کے ساتھ رہا کرو پر نہیں، تو مجھے کیا پتا تھا اتنا معصوم نظر آنے والا علی اتنا چالاک ہوگا، میرے لیے تو کبھی ٹائم نہیں نکالا اور اس یشل کو ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے، وہ تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ تو کچھ کرو نا تم، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے اور کوڑنے کا کیا فائدہ؟ اس یشل نام کا کانٹا جو تمہارے راستے میں آیا ہے اسے ہٹانے کا کوئی راستہ سوچو۔ شہلا نے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہی، اب تو جلد سے جلد کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ایک دم سے سب بہت خوبصورت سا ہو گیا تھا۔ علی کی ہمراہی میں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ آج وہ علی کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ملتا جلتا گرین کلر کا ڈریس زیب تن کیا تھا، سرخ و سفید رنگت جو کہ میک اپ سے پاک تھی، ہونٹوں پر نیچرل پنک کلر کا لپ گلوز لگایا ہوا تھا اور لمبے سلکی بالوں کو ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ خوبصورت ہاتھوں میں نازک سا بریسلیٹ اور کانوں کے ٹاپس نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ علی بلیک 3 پیس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ علی اپنے گھر کے بارے میں اس سے پہلے ہی سب بتا چکا تھا اور وہ یہ رشتہ سچائی سے نبھانا چاہتا تھا جو جھوٹ سے پاک ہو، اور یشل کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ علی نے آرڈر دیا اور پھر یشل سے بولا، مس کرو گی مجھے؟ یشل کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے۔ نہیں۔ یشل اداس ہوئی پر لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے گویا ہوئی، سوچ لو ہم پہلے کی طرح مل نہیں سکیں گے۔ علی نے کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ دل پر جبر کر کے مسکرا کے بولی۔ علی اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ تم مجھے روز دیکھ بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ پھر بولا، کوئی بات نہیں، آواز بھرانے لگی۔ سوچ لو بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ علی کے یوں کہنے پر کب سے جھکی نظریں اٹھیں۔ کیوں؟ اب کے سوال کیا گیا۔ بھائی میں بزی ہو جاؤں گا تو تمہیں ٹائم کیسے دوں گا؟ علی نے مسکراہٹ دبائی۔ یعنی بھول جاؤ گے مجھے؟ یشل نے بھرائی آواز میں کہا۔ آنکھیں جیسے جلنے لگی تھیں اور 2 آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ علی ایک دم پریشان ہوا۔ یشل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، گویا ناراضگی کا بھرپور انداز، جا کے بالکنی میں کھڑی ہو گئی اور علی بھی وہیں چلا آیا۔ ارے میری جان تو ناراض ہو گئی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جائیں، آپ مجھے بات نہیں کرنی۔ یشل نے ہاتھ جھٹکا۔
मुझे तो आप भूल जाएंगे ना जाके, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं, शिकवा लबों से निकला। अली ने उसका हाथ थामा और उसका चेहरा अपने सामने किया। कोई अपनी जिंदगी से भी गाफिल हो सकता है। अली के यूं कहने पर नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें पता है तुम मेरी जान हो, हर सांस में तुम बसती हो, तो तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम मेरे लिए उन कीमती शय में से हो जिसको अगर वीरान जगह पर रखो तो वो भी आबाद हो जाए, जैसे अंधेरे में रखो तो वो जगह रोशन हो जाए, जैसे मेरा दिल। पता है ये तुम्हारी रोशनी से मुनव्वर है क्योंकि तुम यहाँ रहती हो। अली ने अपने दिल की तरफ इशारा किया और यशल उसे सुन रही थी। उसकी बात के इख्तिताम पर उसने उससे पूछा, तो फिर ये क्यों कहा कि भूल जाओगे? वो तो तुम्हें तंग करने को कहा था, पर तुम तो रोने लगी और हंसा। अगर तुम्हें भूल जाऊंगा तो मेरा दिल वीरान नहीं हो जाएगा, उसने यशल से कहा और यशल दिल से मुस्कुराई। अच्छा अब चलो, डिनर नहीं करोगी? अली ने उसे याद दिलाया तो वो उसके साथ चलने लगी। बात करोगे ना रोज? यशल ने बैठते हुए पूछा। हाँ बाबा रोज, अली मुस्कुराया। सुबह मेरी बालकनी पे कौन आएगा? यशल ने फिर पूछा। तुम्हारी आदतें बहुत खराब हो गई हैं। की किसने है? यशल ने भी इतरा कर कहा। अफकोर्स माँ बदौलत ने, अली ने झुककर सीने पर हाथ रखकर मुअद्दब होकर कहा तो यशल हंस दी और फिर वो चला गया। यशल बहुत उदास रहने लगी थी। यूनी में भी उसकी कमी फील होती थी। हालांकि वो रोज फोन पर घंटों बातें करते थे और वो उससे मीलों के फासले पे था। यशल को यही बात सबसे ज्यादा अफसरदा करती थी। अभी भी वो अली को ही सोच रही थी कि उसकी कॉल आ गई। हाय कैसी हो? ठीक, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ये क्या बात हुई, सही से बताओ। अली ने फिर पूछा, आप कब आओगे? उसने उल्टा सवाल कर दिया। अरे अभी तो मुझे यहाँ आए 3 दिन हुए हैं और तुम आने की बातें कर रही हो, तो 3 दिन कम है, वो उदासी से बोली। ओहो, यानी मोहतरमा मुझे मिस कर रही हैं। अली बड़े दिल से मुस्कुराया और यशल झींपी। मैंने ऐसा कब कहा? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? मुझे मिस नहीं कर रही? अली ने पूछा। जी नहीं। नहीं? ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद करता हूँ, वो मसनूई नाराज़गी से बोला तो यशल गड़बड़ाई। मैंने ऐसा कब कहा? उफ लड़की, कभी कुछ कह ही दिया करो। कर रही हूँ ना मिस। किया है, वो उसकी नाराज़गी के डर से फौरन बोली। अली ने कहका लगाया और यशल झींपी। कब आएंगे? वो अपनी झींप मिटाने को बोली। अभी तो फिलहाल नहीं आ सकता। वो फिर उदास हुई और खामोश हो गई। यशल यार प्लीज उदास मत हो, देखो। यशल की आंखें नम होने लगी। यशल प्लीज। अली भी एकदम अफसरदा हो गया और यशल रोना शुरू हो चुकी थी। यशल प्लीज, तुम रोती हो ना तो ऐसा लगता है मेरी दुनिया वीरान हो गई है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उदास हो गई है। यशल प्लीज चुप हो जाओ, मेरा दिल बंद हो जाएगा वरना। यशल के रोने को एकदम ब्रेक लगा। अल्लाह ना करे अली ऐसा मत कहे, तो फिर चुप हो जाओ जल्दी से। यशल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अच्छा ना नहीं रोती, पर प्लीज आइंदा मत बोलना ऐसा, उसने भारी आवाज में कहा। ओके बाबा, अब नहीं कहता बस। अच्छा ये बताओ स्टडी कैसी जा रही है? अली ने उसका ध्यान बटाने को कहा तो यशल उसे बताने लगी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। वो अली जो उससे बात किए बगैर, उसे देखे बगैर रहता नहीं था, वो अब कई कई दिन हो जाते उससे बात नहीं करता था। यशल रोज उसे कॉल करती, रोज मैसेज करती, पर जवाब नेता रद्द होता। वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। ये क्या हो रहा था उसकी ज़िंदगी में? अक्सर अली का मोबाइल ऑफ मिलता और अगर ऑन भी होता तो कॉल रिसीव ना करता, और अगर करता भी तो उसके पास बिजी होने का बहाना मौजूद होता। वो जो दिन में 24 में से 16 घंटे बात किया करते थे, अब दिन क्या हफ्ते गुजर जाते वो उससे पूछता नहीं था। यशल इन दिनों बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। गलती कहाँ हुई थी वो समझ नहीं पा रही थी। वो कई बार उससे मैसेज करके माफ़ी मांग चुकी थी, पर उसे एक का भी रिप्लाई नहीं मिला। अली ने जैसे उससे लातलगी अख्तियार कर चुका था। शायला बराबर अली को वरगलाती रहती थी और अली उनकी हर बात को सच समझता कि भाभी भी कभी झूठ बोल सकती हैं। दिन यूं ही तेजी से गुजरते रहे। दोनों में फासले बढ़ते जा रहे थे। दोनों ही खुश ना थे। अली कई बार अपने घर आया पर यशल से मिलने एक बार भी ना गया। शैला और लैला इस तब्दीली से बेहद खुश थी। सच को तमीज़ी नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। वो रोज उसे कॉल करती और आज इत्तेफाक से कॉल रिसीव की गई थी कि अली फिर वही बोला, मैं बिजी हूँ। अली आई नो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे मेरी गलती तो बताएं। यशल बोली। क्या मतलब? मैं बहाने बनाता हूँ हर बार, वो बेरुखी से बोला। यशल ने उंगली के पुर से आंखों की नमी साफ की, फिर बोली, कोई बात नहीं, मुझे मालूम ही था कि आप यही कहोगे। मुझे भी मालूम था, अब तो तुम समझ गई होगी, वो मैंने तेजी से बोला। शायद या शायद नहीं भी। कुछ देर को वो खामोश हुई, फिर बोली, अली आप बहुत जालिम हैं। अली ने एक गहरा सांस लिया। जिंदगी से और वक्त से बड़ा जालिम भी कोई हुआ है? खैर मैं फोन रखता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। सही कहते हैं आप अली, जिंदगी और वक्त से बड़ा जालिम कोई नहीं होता, यशल ने बंद फोन को देखकर कहा। यशल लॉन में गुमसुम सी बैठी थी। आज 6 माह हुए थे। अली ने एक बार उसे पलटकर नहीं पूछा था, क्या मोहब्बत ऐसी होती है कि थोड़ी सी गलत फहमी पे अपने महबूब से किनारा कशी कर ली जाए? मोहब्बत का दिल तो बहुत फराग होता है। फिर ये क्या हुआ था? क्या इस दुनिया की तरह मोहब्बत के कवानीन और असूल भी बदल चुके? शायद हाँ। वो तो उसे अपनी जिंदगी कहता था, अपनी जान मानता था। यशल से दूरी तो उसे मौत के मुतरादिफ लगती थी। तो अब ये क्या था? ये तो उल्टा हो गया था। मरने का दावेदार वो था और मर वो रही थी, वो भी पल पल।
वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसका मोबाइल बजा। बेदिली से उसने अपना सेल फोन उठाकर देखा तो अली कॉलिंग का नाम जगमगा रहा था। वो उसका दिल एकदम से खुशगवारी में धड़का। जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो अली, आवाज़ में गर्मजोशी थी। यशल, मुझे मिलना है तुमसे। मगर दूसरी तरफ लहजा स्पार्ट था। न सलाम न दुआ, न ये पूछा गया कि मैंने इतने दिन फ़ोन क्यों नहीं किया। तो ठीक हो तुम? रियली अली, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत मिस कर रही थी आपको। आंखों में एकदम आंसू भर आए थे, पर होंठों पर दिलफरेब मुस्कान थी। जगह और टाइम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तुम आ जाना, कहकर वो फ़ोन रखने लगा। तो यशल बोली, अली कैसे हैं आप? ठीक, मुख्तसर जवाब मिला। कुछ देर खामोशी रही तो अली बोला, मैं रखता हूँ फ़ोन। सुनो, एकदम यशल बोली। आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। आंसू बहुत तेज़ी से उसका चेहरा भगोने लगे थे। कितना तकलीफ दे होता है ना वो वक्त, जब आपको किसी से बात करने की तलब हो और वो अपने आप को मसरूफ जाहिर करे। उसकी बेइतनाई पर उसका दिल कट रहा था। आज अपनी यशल से नहीं पूछोगे कि कैसी है वो? लहजे में एक हसरत थी। दोबारा फिर इन दोनों के दरमियान खामोशी दर आई। फिर अली बोला, जब मिलने आओगी तब पता चल जाएगा कि तुम कैसी हो। खैर, मैं बिजी हूँ, अल्लाह हाफिज, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कहते हैं ना कि जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लो कि अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। यशल अली की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। अली वहां पहले से मौजूद था। इतने दिनों के बाद देख रहे थे दोनों एक दूसरे को। यशल की आंखों में नमी दर आई। कैसे हैं? आज भी यशल ही बोली थी। ठीक, खैर बैठो। जब वो बैठ चुके तो अली बोला, यशल, मेरा मानना है कि जिस रिश्ते में एतबार ना हो उस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने इतने दिन हमारे इस रिश्ते को लेकर बहुत सोचा, बहुत। मैंने सोचा कि बता दूं तुम्हें, ताकि वक्त पर हम अपनी ज़िंदगियों का फैसला कर लें। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा था कि तुमने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली थी। अभी हम इतना करीब नहीं आए हैं कि दूर ना जा सकें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारी, कभी ना कभी मैं तुम्हें और तुम मुझे भूल ही जाओगी। बेहतर है वक्त पर अपनी हम राहें जुदा कर लें। मैं ज़बरदस्ती रिश्तों का कायल नहीं हूँ, कल को ये ना हो कि हमें पछताना पड़े। सो उसने बात कहते कहते अधूरी छोड़ दी और यशल की तरफ देखा जो धुआं होते चेहरे के साथ उसे देख रही थी, बिना आंखें झिपके। मेरा ख्याल है आगे की बात तुम समझ गई होगी। अली खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज कहकर वो जाने लगा। यशल हिम्मत करके खड़ी हुई। मेरा कसूर बता सकते हैं? अली पलटा। मुझसे मिलना, और कहकर चला गया। वो पता नहीं कैसे अपने आप को घसीटते घसीटते घर लाई थी। अपने कमरे में आके दरवाज़ा लॉक किया और वो वहीं बैठती चली गई। घर में इस वक्त शायद कोई नहीं था। उसका दिल किया चीख चीख कर रोए। आज उसके ऊपर कयामत टूटी थी। आज उसे पता चला था कि बर्बाद होना किसे कहते हैं। वो बेतहाशा रो रही थी। आज ऐसा लगता था कि उसकी रूह फना हो जाएगी। और फिर एकदम उसे जोर का चक्कर आया और वो बेसुध जमीन पर गिरी। उफ आपी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अली, अब जब भी आता है यशल से मिलता ही नहीं है। लैला के पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ज्यादा खुश मत हो, अभी वो इसी से ही मिलने गया हुआ है। शैला ने उसकी खुशफहमी खत्म करना चाहिए। अरे आ गया है अली, अभी अभी आया है। और आपको एक बात बताऊं? लैला बोली। हाँ बोलो। अभी फातिमा अली से यशल का पूछ रही थी तो अली ने उसे झिड़क दिया और कहा कि खबरदार, जो आज के बाद उसका नाम भी लिया। उफ आपी, आपको मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई है। क्या सच में? ऐसा कहा अली ने। शैला ने बेयकीनी से कहा। हाँ आपी, यकीन नहीं आ रहा ना? लैला हंसी। मुझे तो लगता है ये उसकी आज यशल से आखिरी मुलाकात थी। शहला बोली। हाँ, सुकून मिल गया आज मुझे, वरना इस यशल ने तो जीना हराम किया हुआ था मेरा। लैला बोली। अरे चलो, क्या आज के दिन भी उसको याद करने बैठ गई हो? अब एक बात सुनो मेरी, अली के साथ अब ज्यादा से ज्यादा रहो, समझ आई? हाँ हाँ, अब आप देखती जाए। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है, बहुत बेबस, बहुत मजबूर इंसान, इतना कि फिर इंसान उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। यशल इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसे नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा था। बहुत देर तक जब वो रूम से बाहर ना निकली, दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी जब कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे का लॉक तोड़ा गया और जब जाके देखा तो वो बेसुध पड़ी थी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। सबने इससे वजह पूछनी चाहिए मगर उसने एक लफ्ज़ मुंह से ना निकाला। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो ना बोली तो सबने पूछना तर्क कर दिया और कुछ डॉक्टर्स की भी हदायत थी कि उस पर जोर ना दिया जाए क्योंकि फिर उसके ब्रेन पर असर हो सकता था। अतिया और अरसलान को कुछ कुछ अंदाज़ा तो था ही, पर इन्हें भी कंफर्म नहीं था कि बात क्या है। कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आके भी वो किसी से बात नहीं करती। बहन भाई शोर करते, बातें करने की कोशिश करते, पर वो कुछ ना बोलती। उस रात जब मामा ने उससे पूछा तो तब यशल के होंठों पर लगा कुफल टूटा और उसने सब कुछ बता दिया। आज फिर से वो बेतहाशा रोई थी कि मामा को संभालना मुश्किल हो गया था। अरसलान को भी पता चला तो उसे भी बहुत दुख पहुंचा। जिंदगी का काम है गुजरना और वो गुजर रही थी, पर अली की मोहब्बत उसके दिल में जहाँ की तहाँ मौजूद थी। वो उसे लाख भुलाने की कोशिश करती पर हमेशा नाकाम होती। मैं आपको भूलना चाहती हूँ अली, पर आज भी आप मेरे दिल का हिस्सा हो। आपने एक बार मुझे कहा था कि मुझे आप में क्या अच्छा लगता है। मैं आपको कैसे बताती मुझे आप में क्या अच्छा नहीं लगता था। आपका मेरे इर्द गिर्द घूमना, आपकी हर वक्त की तवज्जो, आपका जान छिड़कने वाला हर अंदाज। मैं रेत की एक दीवार की तरह थी, मुझे टूटने से खौफ आता था, पर आपने मुझे संगे मरमर समझ लिया और बेदर्दी से तोड़ दिया।
میں نے سنا تھا کہ لوگ محبت کے بعد بدل جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پر میں نے تو تمہیں کبھی لوگوں میں گنا ہی نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کراؤن سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی، 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھا اپنے فیصلے سے، پر وہ اس دل کا کیا کرتا جو اب کسی طور مانتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مرد کے دل میں اگر شک کا بیج پیدا ہو جائے تو وہ اپنی جڑیں مضبوط تو کر سکتا ہے پر ختم نہیں کر سکتا۔ علی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ غلط ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے، وہ بھی کیا کرتا۔ کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر پھرتا رہا، گھر آ کے اس نے شاور لیا، گویا اپنے اندر کی گھٹن کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرنا چاہی، پر وہ تو ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں مجھ کو شکایت اب کسی سے، بظاہر خوش ہوں لیکن سچ بتا دوں میں اپنے آپ سے روٹھا ہوں، بس اپنے آپ سے روٹھا ہوا ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا کہ دروازہ ناک ہوا۔ اس نے پوزیشن تب بھی چینج نہ کی، وہ ابھی کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ علی آ جاؤ کھانا کھا لو۔ دروازہ ناک کر کے لیلا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی کچھ نہ بولا۔ علی، لیلا نے پھر کہا۔ اف، ایک تو یہ مجنوں لیلا، دل ہی دل میں تپی لیکن لہجے میں مٹھاس بھر کر بولی۔ علی آر یو اوکے؟ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بناوٹی پن سے بولی، حالانکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے اسے۔ علی، لیلا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ علی چونکا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ دیکھ کر غصے کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می لیلا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہ تم کس سے پوچھ کر میرے روم میں آئی ہو؟ لیلا بھنجکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ علی، تم کھانے کے لیے بلانے آئی ہو؟ فاطمہ کہاں ہے جو تم آئی ہو؟ چلو نکلو یہاں سے فوراً۔ علی نے لحاظ برائے طاق رکھتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ علی، یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ مہمان ہوں میں، علی نے کہا۔ تو کیا مہمان ہر ایک کے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں؟ مہمان ہو تو مہمان بن کر رہو، آئی سمجھ؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غیر آدمیوں کے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر نہیں آتے؟ علی نے غصے میں اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ لیلا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پلیز، علی نے پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا دفع ہو جاؤ۔ لیلا دل ملاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یشل نے اپنے آپ کو پڑھائی میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ہائے بہنا، ابھی بھی وہ کتابوں میں سر کھپا رہی تھی کہ ارسلان بھائی کی آواز پر چونکی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک، وہ مسکرائی، پر آنکھوں میں اداسی کا ڈیرا تھا۔ لگ تو نہیں رہی ہو؟ وہ پھر بولے۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ ماما چلی آئیں۔ ارے ارسلان بیٹا، آپ کب آئے؟ السلام علیکم چاچی، بس ابھی آیا ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو نا، انہوں نے کہا۔ چاچی، یہ یشل کو دیکھیں کتنی پڑھاکو ہو گئی ہے، مجال ہے جو کتابیں بند کر کے بھائی سے بات ہی کر لے۔ اس نے کتابیں لے کر بیٹھی، یشل کو دیکھ کر کہا۔ یشل بیٹا، جاؤ کتابیں رکھو اور بھائی سے تو باتیں کرو۔ عطیہ چاہتی تھی وہ جلد سے جلد نارمل ہو جائے، اس کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یشل بکس رکھنے گئی تو عطیہ ارسلان سے بولی، بیٹا اسے سمجھاؤ، زندگی ایسے نہیں گزرتی، یہ تو ایسے اپنے آپ کو بھلا رہی ہے، اپنا نقصان کر رہی ہے۔ چاچی آپ بے فکر رہیں، میں بات کرتا ہوں یشل سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ارسلان نے انہیں تسلی دی۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری بات ضرور سمجھے گی، عطیہ بولی۔ ارسلان یشل کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں ارسلان بولے، تمہیں معلوم ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یشل نے ہاں میں سر ہلایا۔ بتاؤ۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز زندگی ہے۔ یہ کیسا الجھا ہوا جواب ہے؟ ارسلان بھائی نے پوچھا تو یشل بولی، جیسی زندگی ہے ویسا ہی جواب ہے۔ بالکل نہیں، زندگی کو الجھا ہوا ہم خود بناتے ہیں یشل۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ زندگی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو زندگی کی سب سے بہترین اور قیمتی چیز خواب ہے، کیونکہ اگر خواب نہ ہو تو زندگی جینے کے لائق نہیں ہوتی، اور جن کے خواب ہی ٹوٹ جائیں تو وہ کیا کرے، مر جائے؟ بالکل نہیں، خواب ٹوٹتے ہیں تو نئے سرے سے ہم انہیں بن بھی تو لیتے ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہاں کچھ خواب پورے نہیں ہوتے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی سے منہ موڑ لیں یا ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کو یاد کر کے ہم اپنے اچھے دن بھی گوا دیں۔ یشل، زندگی ہمیشہ جینے کا نام ہے، اسے گزارو مت، نئے سرے سے خواب دیکھو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بات مشکل ہے ارسلان بھائی، یشل دکھ سے بولی۔ مشکل ہے پر ناممکن نہیں، تم کسی ایک کی یاد میں اتنے ساری محبت کرنے والوں کو دکھ دے رہی ہو یشل۔ سوچو تمہارے پیرنٹس کس اذیت سے گزرے ہیں پچھلے دنوں جب تم ہاسپٹل میں تھی، وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہے تھے، تم ان کا تو سوچو گڑیا۔ ارسلان بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، جس نے مجھے چھوڑ دیا میں اس کے پیچھے ابھی تک بھاگ رہی ہوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو تکلیف ہی تو دے رہی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا۔ آئی ہوپ تم میری بات سمجھ رہی ہوگی، ارسلان بھائی نے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ دیکھنا تمہارے نصیب میں اس سے بھی اچھا اور بہتر کوئی ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو یشل خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی کہ ضرورت اچھی کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ لیلا تل ملاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ علی نے آج اس کی اچھی خاصی انسلٹ کی تھی، ہمت کیسے ہوئی اس کی مجھے اتنا کچھ سنانے کی، سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو، یشل کی یادوں میں مجنوں ہی بن گیا ہے۔ اتنی تذلیل تو آج تک میری کسی نے نہیں کی، اور یہ علی، غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔
لیلا آ जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? फातिमा ने उसे आवाज़ दी. ये तुम अपने भाई से नहीं पूछती हो? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा रवैया रखता है? लैला तो वैसे ही कुड़ रही थी. फातिमा आई तो उसे सुनाने लग गई. हुआ क्या है, क्या कहा है भाई ने? ये तुम उसी से पूछो. इतने में शैला भी चली आई. क्या हुआ? अभी अली ने मेरी बहुत इंसल्ट की है. हालांकि आपने ही मुझे कहा था ना कि अली को खाने के लिए बुला लो. व्हाट? अली ने इंसल्ट की तुम्हारी? शैला मुड़ी और अपनी सास को मुखातिब करके बोली. देख रही हैं आप अम्मी, अली अली ने मेरी बहन की बेइज्जती की है. मैंने ही इसे कहा था कि अली को खाने के लिए बुला लाए. शोर की आवाज़ पर अली भी रूम से बाहर आया. अली, मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने लैला से बदतमीजी की है. मैं ऐसा तो नहीं समझती थी तुम्हें. अली खामोश खड़ा था. लैला को लगा वो उससे माजरत करेगा अपने रवैये की, पर अम्मी प्लीज़, ये मेहमान है एक तरह से, और जो मैंने इन्हें कहा वो इतना गलत भी नहीं है कि गैर मर्दों के कमरे में मुंह उठाकर नहीं आ जाते. लैला को एक बार फिर सबके सामने अपनी इंसल्ट होती हुई फील हुई. बहरहाल आइंदा से फातिमा, आए मुझे बोलने जो भी बोलना है. मुझे भूख नहीं है और मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे. वो बोलकर फिर अपने रूम में चला गया. अली ने घर में सख्ती से मना किया हुआ था कि यशल का नाम कोई ना ले और ना उससे कोई राब्ता रखे. अली की अम्मी और बहनों को यकीन ही नहीं था कि यशल ऐसी हो सकती है. वो मानने को तैयार ही नहीं थी. इन्हें ये किसी की साजिश लगती थी. अली के मना करने के बावजूद अली की बहनें और अम्मी उससे हर टाइम राब्ते में रहते थे, जिसका उन्होंने अली को भी नहीं बताया था. उस दिन के बाद से वो जिंदगी की तरफ आने लगी थी और फिर से हंसने बोलने लगी थी. वकार और अतिया उसे ऐसे देख के बेहद खुश थे और वो अपने पेरेंट्स को देख के, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशियां भी आरजी हैं. ये सुबह 10 बजे का वक्त था. यशल यूनी गई हुई थी. उससे छोटी सेकंड नंबर वाली बहन कॉलेज गई थी और सबसे छोटा मुस्तफ़ा स्कूल गया हुआ था. अमल और गजल ने आज छुट्टी कर ली थी. वो घर थी. यशल आज जल्दी यूनी से घर के लिए निकल गई थी. पता नहीं क्यों दिल इतना घबरा रहा था. वो जैसे ही घर के करीब पहुंची तो देखा बहुत से लोग उसके घर के पास जमा थे. कुछ लोग घर के अंदर थे. उसका दिल घबराया. तेजी से चलते हुए वो घर के करीब पहुंची तो किसी की आवाज़ उसके कान में पड़ी. बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है. सिलेंडर फटा है घर में. चारों में से कोई भी नहीं बचा. यहाँ तक के चेहरों की शिनाख्त मुश्किल हो रही है. बेचारे तीनों बच्चे जाएंगे कहाँ? इतना हंसता बसता घर था वकार भाई का. यशल के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई. उसे लगा जैसे आसमान फटा हो उसके ऊपर. वो सुन खड़ी रह गई. उस दिन फिर वो बेतहाशा रोई थी. इतना कि लगता था जैसे वो भी मर जाएगी. 3 दिन तक तो उसको यही नहीं पता था कि वो कहाँ है, उसके बहन भाई कहाँ हैं, उसके घर वालों का कफन दफन कैसे हुआ. और जब 3 दिन बाद होश आया तो उसका दिल फटने लगा था. इन चंद दिनों में वो बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ घसीटी गई थी. क्या वो अब भी जिंदा थी? इतना कुछ होने के बावजूद भी अली के सब घर वाले आए थे उसके पास, पर जिसका इंतजार था वो नहीं आया था. कभी कभी मरने के लिए जहर की जरूरत नहीं पड़ती. हसास इंसानों को तो लोगों के रवैये ही मार देते हैं और वो मौत ज्यादा अजियतनाक होती है. वकार, आफिंदी और अतिया के इंतकाल को 1 माह हो गया था. उस दिन के बाद ना फूफो ने आके पूछा ना किसी चाचा ने. क्या रिश्तेदार इस तरह होते हैं कि अपने खूनी रिश्तों को ही ना पूछें? खूनी रिश्ते भी भाई के बच्चे. मामी तो इन्हीं के पास रुकी हुई थी क्योंकि वो लोग अभी छोटे थे. उसे लगता था जैसे वो एक तपते सहरा में आखड़ी हुई है जहां दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आता था. एकदम से वो बहुत अकेली हो गई थी. मोहब्बत हो भी जाए तो मेरा ये वक्त ऐसा है जहाँ पे हाथ में रख दूं वहां पर दर्द बढ़ जाए, मोहब्बत सर्द पड़ जाए. वकार तो चला गया दुनिया से. अब जो दौलत मिलती थी ना वो भी हाथ से चली गई. अब तो काश कुछ हमारे नाम ही करके चला जाता, हम भी दुआ दे देते. राबिया को तो अफसोस ही हो रहा था दौलत के हाथ से चले जाने का. कहते हैं भाई तो बहनों की जान होते हैं और बहनें तो इन्हें खुश देख के ही खुश रहती हैं और इन पर अपनी जान लौटाने से भी दरेग नहीं करती. पर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती थी. यहाँ बहनों को भाई के मरने से ज़्यादा भाई की दौलत के चले जाने का दुख हो रहा था. अब क्या कह सकते हैं, छोड़ें इस बात को. बच्चों की खैर खबर लेकर आए. जरमीना बोली. अरे छोड़ो, जिस मकसद के लिए हम वहाँ जाते थे अब वो मकसद ही ख़त्म हो गया है. अब जाके क्या करना वहाँ? राबिया झट बोली. सब कुछ बच्चों के नाम करवा के गया है. वो फिर शुरू हो गई थी. वैसे मैंने एक हल सोचा है उसका जिससे हमारे पास पूरी दौलत आ सकती है. कब से चुप. हाशिम ने कुछ सोचते हुए कहा. क्या हाल है, जल्दी बताओ. फुप्पो की आंखें चमकी. क्यों ना हम वकार की बेटी यशल की शादी अपने बच्चों में से किसी से कर दें. तो इससे क्या होगा? पूरी दौलत उसके पास थोड़ी है. उसके अभी एक बहन और एक भाई मौजूद है और भाई का हिस्सा बहनों से ज़्यादा होता है. राबिया बदमज़ा हुई तो अनम भी फौरन बोली. वो तो अभी छोटे हैं और यशल की दौलत तो हाथ में ही आ ही जाएगी हमारे. बाकी के हम उसे ज़बरदस्ती हथिया लेंगे. हाँ, जैसे वो फौरन दे देगी हमें. ये आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, एक नंबर के ढीठ. तभी तो हम यशल का इंतखाब कर रहे हैं. इसमें और लोगों की तरह चालाकी नहीं है. जिस रुख पर मोड़ेंगे मुड़ जाएगी और ज़रा सा टॉर्चर करेंगे तो उसके बहन भाई खुद अपना हिस्सा भी दे देंगे हमें. सुमैया बोली. मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है. हम यतीमों का हक खा के अच्छा नहीं करेंगे हाशिम. जरमीना को डर लग रहा था.
अरे कुछ नहीं होता, हम भी ज़रूरतमंद हैं और वैसे भी हम इस दौलत के बदले एक यतीम का घर भी तो बसा रहे हैं ना, तो उसके एवज़ अगर कुछ ले लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। राबिया बोली तो ज़रमीना खामोश हो गई। अरे यशल को बहू बनाएगा कौन? अनम बोली। अरे मेरी भतीजी है, मैं उसे अपने मुइज़ से ले लूँगी। राबिया फौरन बोली, दौलत आने की इब्तिदा मेरे घर से ही होनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ी हूँ तुम सबसे। राबिया ने फौरन जताकर वाज़ेह किया कि वो बड़ी हैं। अरसलान जो उनके पास किसी काम से आया था, उसने उनका लफ्ज़ लफ्ज़ सुना था। रात का तीसरा पहर था। अली को किसी तौर करार नहीं था, पता नहीं कैसी होगी वो। उसके पेरेंट्स के इंतकाल की खबर मिली थी उसे, पर वो नहीं गया। वो उससे हर रिश्ता तोड़ आया था। उसे डर था कि अगर इस हालत में उसे देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बेबस हो जाएगा उसे देखकर। बहुत चाहने के बावजूद वो ना गया। आज 1 माह हो गया था उनके इंतकाल को। उसका दिल बेचैन था। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा लेकिन बेसुध। उसने साइड टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया और फ़ोन की गैलरी में गया। वो सारा दिन सोचता था कि वो उसे भूल जाएगा। वो अपने दोस्तों में ज़्यादा रहने लगा था, उसके साथ हंसता मुस्कुराता खुश नजर आने की कोशिश करता। उसने अपने आप को बेहद मसरूफ़ कर लिया था। वो अपने आप को एक लम्हा भी फ्री नहीं रहने देता था। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो रात को सोने के लिए लेटता तो एक बार ज़रूर अपने सेल की गैलरी में जाता, जहाँ ये उसने उसकी बहुत सी यादें संभाली हुई। वो चाहकर भी इन यादों को मिटा नहीं पाया था। ये यादें उसके जीने का असासा थी। तब उसका दिल बेख्तियार कहता था, तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे दिल में अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। तुम्हारा दिल वीरान नहीं, तन्हा तुम्हारा दिल अब भी आबाद है। और इस बात पर हर बार की तरह वो सर झटक लेता था और अभी भी उसने ऐसा ही किया था। ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! ये लोग इतने बेहिस हैं कि भाई से ज़्यादा फिक्र इन्हें दौलत की है। नहीं, मैं और इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मामा बाबा के बाद एक वही तो मेरे अपने हैं। मुझे हर हाल में इन्हें प्रोटेक्ट करना है। इस भाई नाम का मान मुझे ही रखना है। वो वहीं से पलटा था। आप ही होमवर्क करवा दें, मुस्तफ़ा ने उससे आगे कहा था। हाँ जाओ ले आओ, करवा देती हूँ। वो चौंकी। मुस्तफ़ा अपना बैग लेने चला गया। मामी भी अपने घर चली गई थी। कब तक रुकती वो भी, उन्हें भी तो अपना घर देखना था। अब वो तीनों इस बड़े से घर में अकेले होते थे। रात को सोते हुए भी मुस्तफ़ा को डर लगता। डर तो उसे भी लगता था, पर वो जाहिर नहीं करती थी क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी यही थी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी से समझौता करना था। उसने सर झटका। इतने में मुस्तफ़ा भी अपना बैग ले आया। वो उसे होमवर्क करवाने लगी। मशल अपने रूम में थी। इतने में अरसलान भाई चले आए। अरसलान भाई आप? यशल चौंकी। हाँ गुड़िया, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा रुकें, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। वो उठने लगी तो वो बोले, नहीं गुड़िया, जल्दी में हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है भाई? यशल बोली। है कुछ बात। वो मुस्तफ़ा के सामने बोलने से अवॉइड कर रहे थे। मुस्तफ़ा, मशल आप ही को बोलो, वो आपका होमवर्क करवा देती हैं। यशल ने मुस्तफ़ा को वहाँ से उठाया। जी, अब कहें भाई? यशल बोली तो अरसलान ने सारी बात उसे बता दी। यशल तो हक्का बक्का रह गई ये सुन के। अरसलान भाई, ये आपको कैसे पता चला? कुछ देर बाद वो बोली तो लहजे में दुख सा था। मैं आज किसी काम से वहाँ गया था, तब सुना। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, पर ऐसा ही है। मैं मना कर दूंगी उन्हें, ये शादी नहीं करूंगी। यशल की आवाज़ लड़खड़ाई। यशल, देखो गुड़िया, हमारे पास कोई नहीं है जो हमारे हक में बोले। जो थे वो चले गए, इन्हें पता है अब तुम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो अपनी मर्जी भी कर जाएंगे। लोग बहुत बेहिस हैं यशल। तो मैं क्या करूं अरसलान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। वो रोने वाली हो रही थी। तुम लोग ऐसा करो, ये मुल्क छोड़ दो, अरसलान भाई बोले, और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। यहाँ रहोगी तो यादें तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगी। तुम्हारे पास अब सिर्फ ये 2 तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम इनके मुस्तकबिल का सोचो यशल। वो उसे समझाने लगे। पर हम जाएंगे कहाँ? यशल बोली, मेरा एक दोस्त है, उसके पेरेंट्स हैं अमेरिका। तुम उनके पास चली जाओ। वैसे भी मेरा दोस्त उनके साथ नहीं रहता है, कुछ दिन वहाँ रह लेना, मैं उनसे बात कर लूँगा। फिर जब घर का इंतज़ाम हो जाए तो अपने घर में शिफ्ट हो जाना। पर भाई, एक अनजान मुल्क में वहाँ के लोग सब अजनबी सा होगा, हम कैसे? उसकी बात अधूरी छोड़ी। यशल, इस शनासा मुल्क के लोगों ने क्या दिया तुम्हें? कुछ नहीं ना? तो एक बार अनजान लोगों को भी आजमा लो। वो खामोश रही। मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगा। अंकल डॉक्टर हैं वहाँ, और आंटी एक स्टोर चलाती हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। आई एम श्योर तुम्हें भी वो लोग पसंद आएंगे। अरसलान भाई उसे इन लोगों के बारे में बता रहे थे और वो सुन रही थी। इस वक्त वो कराची एयरपोर्ट पर खड़ी थी, हमेशा हमेशा के लिए अपने मुल्क को खैराबाद कहने के लिए। आंखों से आंसू रमा थे। कितनी ही अच्छी बुरी यादें थी यहाँ। माँ बाप, बहन भाई की कब्रें थी। वो था जिसे उसने खुद से ज्यादा चाहा था, सब छोड़ के जा रही थी वो। अली के घर वाले सब उससे राब्ते में थे, पर एक वही था जो बेहिस बन गया था। यहाँ से जाते हुए तुमसे गुस्सा नहीं हूं मैं, बस एक मायूसी सी है तुमसे कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए, या शायद मैं ही नहीं समझ पाई तुम्हें। मोहब्बतें यूं ही परवान नहीं चढ़ती अली, भरोसा लेना पड़ता है, भरोसा देना पड़ता है। खैर, अल्लाह हाफिज, जाओ। आज़ाद किया। वो सोचों के गुर्दाब में गुम थी कि उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो चौंकी। थोड़ी ही देर में
वो अपनी जिंदगी का ये पाप बंद करके चली गई थी। जहाज लैंड कर चुका था। जाओ, आज़ाद किया तुमको अपनी यादों से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपने ख्वाबों से, अपनी सोचों से, अपने जज्बों से। सुनो, आज़ाद हो तुम अब। सुनो, खुशी रहना तुम अब। सुनो, ये दावा तो नहीं लेकिन तुम्हें मैं याद आऊंगी कि शायद फिर रुलाऊंगी, लेकिन परेशान मत होना। जो मेरा ख्याल आए तो उसे बेदर्दी से झटक देना कि शायद इतना हक भी नहीं है तुम पे। अब सुनो, आज़ाद हो तुम अब। सुनो, तुम खुशी रहना अब। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का नया बाब खुला। उन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हुआ था। उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। नई नई जगह थी, नए नए लोग। खैर, आंटी हलीमा बहुत अच्छी खातून थी। वो उनका बहुत ध्यान रख रही थी। कभी कभी वो कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खामोश घर में जैसे फिर से रौनक आ गई है। उनकी पुरशफ़क़त तबीयत की वजह से वो लोग उनसे जल्दी घुल मिल गए। उस दिन यशल उनके साथ किचन में काम करवा रही थी कि वो बोली, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? हालांकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे बरअक्स फिर भी बोलते हैं। आंटी, सच बताऊं तो मेरा दिल ही नहीं चाहता अब बोलने को। कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास खुश होने को या बोलने को। सब तो खो बैठी हूं मैं। वो दुख से बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तो सरासर नाशुक्री में काउंट हो जाता है। जब हम सब खो देते हैं ना, तब भी हमारे पास एक चीज़ होती है, वो है उम्मीद। जब तक हम में उम्मीद की किरण है, हम तब तक जिंदा हैं। हमारी ज़िंदगी इस एक उम्मीद पर तो डिपेंड करती है। उम्मीद के बगैर जीना तो मौत के बराबर है बेटे। वो उसे अपनी पुरशफ़क़त अंदाज में समझाने लगी। तो फिर आंटी, मेरे अंदर तो उम्मीद की कोई किरण है ही नहीं, तो क्या मैं? उसने बात अधूरी छोड़ दी। बिल्कुल नहीं। कौन कहता है कि तुम में उम्मीद की किरण नहीं है? तुम इस उम्मीद के सहारे ही तो यहाँ आई हो कि अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करोगी। बताओ, क्या ऐसा नहीं है? वो खामोश रही, फिर बोली, आंटी, मैं उम्मीद पे नहीं, लोगों लोगों के रवैयों से हार के आई हूँ। मजबूर थी मैं। वो अफसरदा हुई। हम्म तुम हार के नहीं आई, तुम लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से आई हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनसे हार के आई हो, तो समझ लो कोई जीत नहीं सकता जब तक हारने वाले पैदा नहीं होते। जिंदगी में हार जीत तो चलती ही रहती है, और फिर हार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। ये फिर से हमें उठने में और फिर से कुछ करने और बेहतर करने की हिम्मत देती है। यशल बेटा, हर हाल में अल्लाह की इस पाक ज़ात का शुक्र करो कि इतने बुरे हालात में भी उसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जी आंटी, आप ठीक कहती हैं। वो बोली, गुड। और सुनो, मेरे साथ कल मेरे स्टोर पे चलोगी? वैसे भी तुम घर पर रहकर बोर हो जाओगी और फजूल की सोचें तुम्हारे जहन में आएंगी। तुम मेरे पास जॉब कर लो, वैसे भी मुझे ज़रूरत है। इसके लिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी। तुम अपने पेरेंट्स के पैसों से घर खरीद रही हो, पर उसे चलाना अपने पैसों से। इन पैसों को बचाओ और अपने बहन भाई की पढ़ाई में लगाओ। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, और हाँ, अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करो। जी आंटी, वो मुस्कुराई। तो फिर कल से तैयार रहना। ओके ओके। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। ये यशल वालों के जाने के एक दिन बाद की बात है। राबिया, हाशिम, अहमद और अनम आज यशल वालों के घर पर आए। सोचा था आज यशल को कन्विंस कर लेंगे शादी पर जब गेट के पास आए तो बड़े से ताले ने उनका मुंह चिढ़ाया। ये लोग कहाँ गए? अहमद बोले, अरे किसी से पता तो करो, कहाँ हैं ये बच्चे? राबिया बोली। अहमद ने सर हिलाया और पास से गुजरते एक आदमी से पूछा, भाई, ये लोग कहाँ गए हैं? घर बंद है। अरे, ये लोग तो कल ही अमेरिका चले गए और वहीं शिफ्ट हो गए हैं। अकेले तो थे बेचारे। अच्छा है, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, वो बताकर चला गया। वो लोग तिल मिलाते घर वापस आ गए। गज़ब खुदा का, कैसे आवारा बच्चे निकले। माँ बाप की कब्र की मिट्टी तक खुश्क न होने दी उन्होंने, और निकल पड़े सैर सपाटों पे। वो घर आते ही शुरू हो गई। सही कह रही हैं आपा, उन्होंने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा हमें। अनम बोली, अरे आप लोग तो सके चाचा पुप्पो थे, पर आजकल के बच्चे रिश्तों को क्या समझे। बड़ी अच्छी तरबियत की है वकार ने अपने बच्चों की। बड़ा फख्र था उसे अपने बच्चों पे। हाशिम बोले, जब देखो अपनी औलाद की तारीफों के पुल बांधता रहता था। होता अभी जिंदा तो बताती मैं उसे कि उसके बच्चे कैसे मुंह जोर हो गए हैं। राबिया का गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। हाय, मेरी करोड़ों की दौलत ये बदबख्त बच्चे ले गए। राबिया अपना सर पकड़कर अफसोस से बोली, जैसे उनकी दौलत पर डाका डाल दिया गया हो। अब बस भी कर दें आपा, आप भी जानती हैं कि वो दौलत तो बस आपके ख्वाबों तक आपकी थी, अब तो आंखें खोल लें। अहमद ने कहा तो वो उन्हें घूर के रह गई। सब शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे, साथ साथ हल्की फुल्की गपशप चल रही थी। 15 दिन हो गए थे उन्हें। मशल और मुस्तफ़ा ने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ यशल ही थी जो पढ़ाई छोड़े जॉब करने में मसरूफ थी। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर ले लिया था। कल उन्होंने वहां शिफ्ट हो जाना था। बेटा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जहांजेब अंकल ने चाय पीते हुए पूछा। वो ज्यादातर अपनी ड्यूटी पे हॉस्पिटल होते थे, बहुत कम शाम में चाय पे साथ होते।
अंकल मैंने एफएससी किया है और इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लॉ कर रही थी मैं। वो बताने लगी। तो अब क्या इरादा है, उन्होंने पूछा। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है अंकल। वो बोली तो बेटा सोचो, ये जॉब तो आरसीसी है। जी अंकल। आपने एफएससी किस सब्जेक्ट में किया है अंकल? प्री मेडिकल में। गुड, तो फिर आप लॉ पढ़कर क्या करोगी? आपकी जगह तो मेडिकल लाइन है। जी अंकल, बट मुझे शौक था इसलिए। बेटा लॉ की तो आजकल ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप एमबीबीएस करो, इससे आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। आप तो माशाल्लाह ज़हीन भी लगती हो, आपका तो इजीली एडमिशन हो जाएगा। और रही जॉब तो वो तो आप शाम में भी कर सकती हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने यशल, आप एमबीबीएस की तैयारी करो बेटा। उन्होंने कहा। पता नहीं क्यों वो चाह के भी इनकी बात टाल नहीं सकती थी। ठीक है आंटी। यशल जा चुकी थी, उसे पता चला तो उसे शॉक लगा। वो चली गई, क्या अब वो उसे कभी देख पाएगा? उसकी रगों पे में उदासी उतरने लगी। उफ, मैं फिर आज उसे सोच रहा हूँ। उसने सर झटका, पर दिल की हालत वही रही। तो ये तय था उनका बिछड़ना, तो वो मेरे दिल में आई ही क्यों? वो अपने आप से बोला और सर को अपने हाथों में गिरा लिया। यार फरीदा, इत्थे की वसना जिथे यार नजर ही ना आवे। वो तो अब बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके जाने का दुख क्यों? इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब था। लैला जब देखो उसके आसपास मंडराती रहती, ओपरी ओपरी सही पर उसकी दिलजोई करती। कभी उस पर वो चीखता, कभी डांटता, फिर ऐसा ऐसा उसने ये भी छोड़ दिया और खामोश रहने लगा। अब वो लैला को कुछ ना कहता, और यही बात लैला के लिए खुश आइन बात थी। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। लैला उसे वही तिनका लगती, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया तबाह करने वाली वही है। वो ज्यादा से ज्यादा लैला के साथ रहने लगा। लैला अपनी बातों से उसका जहन कुछ देर को बटा देती थी, पर एक खालीपन फिर भी उसके दिल में रहता। मेरा लहजा, मेरी बातें बहती आम है, लेकिन मैं जज्बे पाक रखती हूँ, मोहब्बत खास रखती हूँ। वो डायरी लिख रही थी, पता नहीं क्यों कि आज अली उसे बहुत याद आ रहा था। किसी से शेयर करती अपनी फीलिंग्स। अली, आप कहते हो कि मैं भूल जाऊं आपको? कैसे भूल जाऊं अली? आपने तो अपनी मोहब्बत ही नहीं डाली मेरे दिल में, बल्कि आपकी आदत तक हो गई है मुझे। मैं तो बहुत ईमानदारी से आपकी तरफ बढ़ी थी, फिर आपको कहाँ मेरी मोहब्बत में बेईमानी का अंसर नजर आ गया। उसकी आंखें आज फिर नम हुई। इतनी जल्दी भुला दिया मुझे अली आपने? कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, एक ख्वाब अधूरा पूरा सा, एक फूल है रूखा सूखा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक अपना है अनदेखा सा, एक रिश्ता है अनजाना सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा दीवाना सा, बस एक बहाना अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो दूर हो तो कुछ पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कुछ खास नहीं। उसने डायरी लिखी और बंद कर दी। दिन यूं ही तेजी से गुजरते रहे। उसका एमबीबीएस भी एडमिशन हो गया था और उसने अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया था। इसलिए बहन भाई भी आला तालीम हासिल कर रहे थे, और ये सब अरसलान भाई की बदौलत ही था, जिन्होंने सख्त वक्तों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा और भाई बनकर दिखाया। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गई थी, पर अब भी वो उसे भुलाने में नाकाम थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गुजर जाता था, पर जब शाम के साए गहरे होने लगते तो उसकी याद का पंछी उसके दिल में डेरा डाल लेता, जिससे वो चाहकर भी निकल ना पाती। लोग उसे खुश मिजाज कहते थे, पर अंदर का हाल सिर्फ वही जानता है जिस पर बीती हो। लोग कुछ मिजाज कहते हैं मुझे, मैंने अक्सर खुद को उदास पाया है। दिन गुजरते रहे। वो एमबीबीएस के फोर्थ ईयर में थी, मशल एमबीए कर रही थी और मुस्तफ़ा फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, जब अचानक मुस्तफ़ा के कहने पर उनका पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना। मामा पापा की कब्र पर बहुत साल हो गए थे, वो नहीं गए थे। अब वो जाना चाहते थे, और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। बहुत सी तल्ख यादें उसके जहन में ताज़ा हुई, पर उसके बरअक्स मशल और मुस्तफ़ा बेहद खुश थे। जब उन्होंने अपने घर में कदम रखा तो एक सुकून सा इन्हें महसूस हुआ। वाकई अपना घर अपना होता है, और जो अपनायत और सुकून अपने घर में महसूस होता है वो और कहीं नहीं होता। वो गेट अबूर कर चुके थे। एक बार वहीं खड़े होकर अपने खामोश घर को देखा, जहां कभी इन बहन भाई की हंसी गूंजती थी, जिसमें मामा बाबा की हंसी की आवाजें भी शामिल होती थीं। आज भी वो वैसा ही था, पर अब की बार वो घर खामोश था। वहां कोई बोलने वाला नहीं था, कोई हंसने वाला नहीं था। इन तीनों की ही आंखें नम थीं। वो चलते चलते घर के अंदर आ गए। अरसलान भाई उनसे मिलने आए थे, फिर कुछ देर बाद चले गए। दूसरे दिन वो लोग अपने मामा बाबा की कब्र पर गए। वहां पर वो फिर बच्चों की तरह बेतहाशा रोए थे। जख्म फिर से उधरने लगे थे। कितने खुशबाश रह रहे थे वो लोग, और फिर एकदम कैसे अचानक उन पर कयामत टूटी थी। ये सिर्फ वही जानते थे। मुस्तफ़ा उनमें सबसे छोटा था, हद से ज़्यादा हसास। वो वहां बैठकर इतना रोया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद वो बेदिली से घर आए कि बहरहाल उन्हें जाना ही था। अगले दिन अरसलान भाई उसे अपने हॉस्पिटल ले आए थे। वो डॉक्टर थे, वो उनका हॉस्पिटल देख रही थी और अरसलान भाई से बातें भी कर रही थी
کہ کوئی انہیں بلانے آ گیا۔ سر ایک ایمرجنسی کیس ہے، آپ کو ڈاکٹر خلیل بلا رہے ہیں، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا سوری گڑیا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اگر موڈ ہے تو ہاسپٹل دیکھ لو، اگر بور ہو رہی ہو تو گھر چلی جاؤ۔ بے شک وہ بولے نہیں اب آئی ہوں تو ہاسپٹل دیکھ کر ہی جاؤں گی، آپ اپنی ڈیوٹی کریں۔ بے شک وہ مسکرائی تو وہ اوکے کہہ کر چلے گئے۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی جہاں پر لائن میں لیبس بنی ہوئی تھیں، وہ اور آگے آئی تو اس کی نظر علی کی امی پر پڑی، ساتھ میں شفق آپی تھیں۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھے اور ان کے پاس پہنچ کے اس نے انہیں سلام کیا۔ ارے یشل تم؟ انہوں نے فوراً اسے گلے لگایا۔ ہائے میری بچی آ گئی، کیسی ہے؟ وہ بولی آنٹی ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ وہ ان سے حال چال پوچھنے لگی۔ یشل اتنے سال بعد پاکستان کی یاد آئی تمہیں؟ آپی بولی آپی یاد تو روز آتی ہے، پر یہاں آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ماما بابا کی قبر پر جانا تھا، بہت سال ہو گئے ہیں نا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، آنٹی بولی۔ آپ خیریت سے ہیں یہاں؟ ہاں سب خیریت ہے، وہ بس چیک اپ کروانے آئی تھی اپنا۔ آپی بولی چیک اپ کیوں؟ کیا ہوا آپی آپ کو؟ وہ فکر مندی سے بولی ارے جنت کا بھائی یا بہن آنے والی ہے تو اسی سلسلے میں آئی تھی۔ اوہ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ حقیقتاً خوش ہوئی تھی۔ خیر مبارک۔ اچھا سنو کل جنت کی برتھ ڈے ہے، تم نے آنا ہے ہر حال میں۔ انہوں نے فوراً اسے انوائٹ کیا۔ آپی میں نہیں آ سکوں گی، پرسوں فلائٹ ہے میری، میں واپس جا رہی ہوں۔ پرسوں فلائٹ ہے نا، کل تو نہیں؟ پر پیکنگ تو رات کو کرنی ہوگی نا۔ میں کچھ نہیں سن رہی یشل، بس آنا ہے تم نے۔ وہ بضد تھی، یشل کو مانتے ہی بنی اوکے آپی۔ کافی عرصہ بیت گیا، جانے اب وہ کیسا ہوگا، وقت کی ساری کڑوی باتیں چپکے چپکے سہتا ہوگا۔ اب بھی بھیگی بارش میں وہ بن چھتری کے چلتا ہوگا۔ مجھ سے بچھڑے عرصہ بیتا، اب وہ کس سے لڑتا ہوگا۔ اچھا تھا جو ساتھ ہی رہتے، بعد میں اس نے سوچا ہوگا، اپنے دل کی ساری باتیں خود سے خود ہی کہتا ہوگا۔ کافی عرصہ بیت گیا ہے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ اس نے ڈائری لکھ کر بند کی اور چیئر کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایک بے چینی سی تھی اس کے اندر، پتہ نہیں اتنے سالوں بعد میں اسے یاد بھی ہوں گی یا پتہ نہیں مجھے دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرے، اور اگر میں اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تو؟ نہیں، اس نے آنکھیں کھولی، بہت مشکل سے سنبھالا ہے اپنے آپ کو، پھر سے بکھرنے نہیں دے سکتی۔ اس نے دل میں سوچا، وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ مشل چلی آئی۔ آپی میں اپنی فرینڈس کی طرف جا رہی ہوں، آج گیٹ ٹو گیدر پارٹی رکھی ہے ہم فرینڈس نے۔ ٹھیک ہے پر ٹائم سے آ جانا اوکے؟ جی آپی۔ آپ اپنی فرینڈ سے نہیں ملیں گی؟ مصطفیٰ کو دیکھیں یہاں ہم کو بھولا بیٹھا ہے۔ کل چلی جاؤں گی میں۔ اچھا ہے نا، اسے بھی انجوائے کرنے دو۔ اوکے آپی میں جاتی ہوں، بائے کہہ کر وہ چلی گئی۔ علی کے گھر والوں نے بہت گرم جوشی سے اس کا ویلکم کیا۔ علی اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ حیدر نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اس نے لاہور میں ہی جاب سٹارٹ کر دی ہے۔ وہ بیٹھی تھی کہ فاطمہ آ کے بولی اوہ یشل آپی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی، اب تو آپ نہیں جاؤ گی نا؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے فاطمہ، پر میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی، کل میری فلائٹ ہے، میں واپس چلی جاؤں گی۔ یشل نے بتایا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ ارے یار اداس نہ ہو، ابھی تو ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولی تو وہ مسکرائی۔ اتنے میں شیلا بھابی اور لیلا بھی چلی آئیں اور یشل کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی۔ اف آپی یہ کیوں آگئی، قسم سے زہر لگتی ہے یہ لڑکی مجھے۔ لیلا نفرت سے بولی مجھے تو جیسے بہت شہد لگتی ہے نا۔ شہلا بولی آ گئی میرے علی پہ پھر سے ڈورے ڈالنے۔ تم میری بات سنو، سارا ٹائم تم علی کے ساتھ ساتھ رہنا، ذرا تنہائی کا وقفہ نہ چھوڑنا ان کے درمیان۔ سمجھ گئی آپی۔ وہ بولی آؤ اس آفت کی پرکالہ سے مل کر آتے ہیں۔ وہ بولی تو لیلا نے بھی تکلیف کی۔ دونوں یشل سے ملی اور یشل پھر آنٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ حیدر یہ علی کہاں گم ہے؟ فاطمہ بولی علی آئے نہیں ابھی تک۔ لیلا یشل کے سامنے بن کے بولی دیکھو ذرا شام میں فون کیا تھا میں نے کہ جلدی گھر آ جانا آپ، اور ابھی تک نہیں آئے۔ یشل ایسے بن گئی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ شیلا بھابی نے اس کا سکون دیکھا تو بولی ارے یشل تمہیں اہم بات تو بتانا ہی بھول گئے ہم، تمہیں معلوم ہے لیلا اور علی کی پچھلے دنوں منگنی ہو گئی۔ یشل کو ایک دم جھٹکا لگا، لیلا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ یشل کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ شہلا نے بہت مزے سے اس کے تاثرات دیکھے۔ آنٹی نے بھی پہلو بدلا، ایک دم سب اس سے نظریں چرانے لگے تھے۔ وہ سب اس سے کانٹیکٹ میں تھے، پر علی کی منگنی کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، یعنی اسے لا علم رکھا گیا تھا۔ وہ ضبط کر کے بولی مبارک ہو لیلا۔ خیر مبارک۔ وہ مسکرائی۔ اب آیا نا مزہ؟ اتنے میں علی بھی آ گیا۔ لیلا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ یشل نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ وہ ان بیتے سالوں میں اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ لیلا سے مسکرا کے کوئی بات کر رہا تھا، اس نے ابھی تک یشل کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے اس کی نظر یشل پر پڑی تو پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کیا یہ سچ میں یشل تھی یا اس کا وہم جو کئی سالوں سے اسے ہوتا آ رہا تھا؟ نہیں، یہ اس کی یشل ہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا کہ لیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت بھولو علی تم منگیتر ہو میرے۔ یشل تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ اس کے قدم تھم گئے۔ یشل اپنے آپ کو کنٹرول کرتی رہی اور اس سے وہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، نہ جانے کیوں اتنا رونا آ رہا تھا۔
ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बंद हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने होंठों पर मुस्कुराहट का पहरा बिठा लिया था। जन्नत की बर्थडे सेलिब्रेट हुई। अली बहुत बेताब था उससे बात करने के लिए। दिल चाह रहा था सब भुला दे और उसके पास चला जाए, पर लैला उसके साथ साए की तरह चिपकी हुई थी। केक कटने के फौरन बाद यशल सबसे माजरत करते उठ गई कि अब बैठना मुहाल था। सबने रोका भी, मगर वो पैकिंग का बहाना करके उठ गई। अली को लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो रही हो। वो एक बार फिर दूर जा रही थी। वो अपने रूम में चला गया। वो जा चुकी थी अपने घर। वो वहां बैठ के क्या करता? तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, दिल ने कहा। उसने हर बार की तरह सर झटका। बड़े सुकून से रुखसत तो कर दिया उसको, फिर उसके बाद मोहब्बत ने इंतहा कर दी। उस दिन फिर से वो पहले वाली यशल बनकर बेतहाशा रोई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, पर आंसू खुद ब खुद बहे चले जा रहे थे। वो बार आंसुओं को साफ करती और फिर भी नाकाम रहती। बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, पर कोई असर न हुआ। वो बिखरती चली गई। कौन किसका साथी है? हम तो गम की मंजिल हैं। पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। उसके जख्मों से खून रिसने लगा था अब। जाहिरी जख्मों की तो चलो बैंडेज हो ही जाती है, पर जो बातनी जख्म हो उनकी बैंडेज कैसे होगी? वो तो वक्त के साथ साथ ही ठीक होते हैं। उनके सबसे बड़ी बैंडेज वक्त है। नहीं, तुमसे कोई शिकायत, बस इतनी इल्तजा है। जो हाल कर गए हो वो कभी देखने मत आना। वो सारी रात रोती रही थी। आज उनकी फ्लाइट थी। फजर की अजान पर उसकी आंख खुली तो नमाज पढ़ने के लिए उठी। नमाज के बाद उसने अपने सुकून की दुआ मांगी और जाए नमाज समेटी। उसके पास कोई नहीं था जिससे वो शिकवा करती, गिला करती, अपने दिल की बात करती। इस मामले में वो बेहद गरीब थी कि उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे अपने दुख सुख शेयर करती। उसके दिल में एक हसरत सी थी कि काश कोई होता जो उसकी सुनता, अपनी सुनाता। समझाने वाले बहुत थे, वो उनकी सुनती भी थी, पर अपनी किसे सुनाती? पहले मामा से शेयर करती थी। वो चली गई। फिर अरसलान भाई, वो भी अपनी लाइफ में मसरूफ थे। इन्हें बार बार तंग करना अच्छा भी नहीं लगता था। वो चाहती थी कि कोई हो कि जिसके साथ वो बहुत सारा हंसे, बहुत सारा रोए, पर ऐसा उसके पास कोई था ही नहीं। उसने पलटकर एक बार अपने घर को नजर भर कर देखा। आज वो लोग वापस जा रहे थे। वो घर एक बार फिर से वीरान होने जा रहा था। उसके मकीन जो कभी वहां इस घर में रहा करते थे, वो इस घर को अकेला छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने गेट अबूर किया और उसे ताला लगा दिया। कुछ देर बाद वो लोग कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यशल को इस शहर के रहने वालों से घबराहट हो रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वो अली के घर वालों से नाराज थी क्योंकि वो हर रोज उनसे बात करती थी, पर उन्होंने एक बार भी अली और लैला की मंगनी का जिक्र नहीं किया था। कुछ ही देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो लोग उठे। वो वापस जा रही थी कभी ना आने के लिए, पर वो नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द यहाँ वापस आने वाली है, क्योंकि उसे वापस आना ही था। इंसान कैसा होता है ना, अपनी किस्मत से मायूस होकर अल्लाह को भूल जाता है और दुनिया में गुम होने की कोशिश करता है, पर जब वही दुनिया उसे ठुकरा देती है तो वो दोबारा अल्लाह का दर खटखटाता है और अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, कभी मायूस नहीं करता। 3 दिन हो गए थे यशल किसी भी फोन नहीं उठा रही थी, ना हैदर की, ना फातिमा की, ना शफक आपी की। अभी भी उसका सेल मुसलसल बज रहा था और वो कब से कब इग्नोर कर रही थी। दिल ही नहीं था किसी से बात करने का, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने रिसीवर रिसीव कर ली कॉल। हेलो यशल, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? क्या बहुत नाराज हो? वो बोली। आपको मेरी नाराजगी की फिक्र है? वो बोली। क्यों नहीं मेरी जान, तुम तो अपनी ही हो हमारी। शफक आपी बोली। अपनी होती तो आप आज मुझसे ये बात छुपाती? यशल, तुम्हें दुख होता इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। सॉरी यशल। वो खामोश रही। यशल, जानना चाहोगी कि उसने मंगनी क्यों की लैला से? यशल तब भी कुछ ना बोली। तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गया था, बिखर गया था। इन्हीं दिनों लैला उसके साथ रहने लगी। फिर लैला की अम्मी के तवस से फातिमा का रिश्ता आया। ना करने की गुंजाइश ही नहीं थी तो हाँ कर दी गई। रिश्ता पक्का होने के 1 साल बाद लैला की अम्मी ने हमारी अम्मी को फोन किया और कहा कि अली और लैला की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप अली से मेरी लैला को ले लो। अम्मी ने कहा भी कि अली रजामंद नहीं है, पर वो बजिद हो गई और अम्मी को बोली कि सोच लो इस बारे में, वरना फातिमा का रिश्ता भी तय ही किया है, पर इस रिश्ते को खत्म करने की जिम्मेदार आप लोग होंगे। तुम तो जानती हो ना अम्मी को, फौरन ब्लैकमेलिंग में आ गई। हमने बहुत समझाया पर फिर भाभी ने हंगामा डाल दिया। रो, रोज रोज के झगड़े करने लगी। भाभी को तो तुम जानती ही हो, जब जब तुम आई उनके चेहरे के जाविये बिगड़ जाते थे। अम्मी ने घबरा के अली की बहुत मिन्नत समाजत की, कस्में वास्ते दिए, तब जाके वो माना, वरना उसके दिल में लैला की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके दिल में आज भी तुम हो यशल। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम दोनों के बीच में। यशल ने गहरा सांस लिया, फिर बोली, कोई बात नहीं, जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं वो मुझे नहीं मिल सकती। शायद अली और मेरा बिछड़ना ही वक्त में तय था और अली की किस्मत में लैला का आना। अगर इसमें ही अल्लाह की रज़ा है तो मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ।
बस दुख इतना है कि अली ने मेरा एक बार भी एतबार नहीं किया। मैं उसे सब सच बता चुकी थी, उसके बावजूद भी ऐसी मोहब्बत का फ़ायदा क्या जिसमें एतबार ना हो। ठीक कह रही हो यशल, वाकई अली की गलती है, पर जान आदमी आदमी ही होता है। वो अपनी औरत पर लगी एक ज़रा सी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिक्स अली को जिस तरह दिखाई गई थी, अच्छे से अच्छे आदमी का दिमाग घूम जाए। बस आप ही मैं बीती बातों को दोहराना नहीं चाहती। जो होना था वो हो गया, मुझे किसी से शिकायत नहीं, सिर्फ अली के रवैये ने जो तकलीफ दी मुझे। उसकी आवाज़ भराई, मैं बिजी हूँ, आप ही बाद में कॉल करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही पर लगाते उड़ गए। यशल MBBS कंप्लीट हो गया था और वो अब जहांजेब अंकल के साथ उनके हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। मशल का MBA हो गया था और मुस्तफ़ा इंजीनियरिंग कर रहा था। वो बहुत काबिल डॉक्टर थी, अपना काम जिम्मेदारी से करती। हैदर से उसे पता चला कि अली ने अब अपनी कंपनी खड़ी की है, बहुत तरक्की कर रहा है। वो यशल उसके लिए दिल से खुश थी और इस खुशी में उसने अपनी सैलरी और कुछ अपने अकाउंट से पैसे निकलवा के उसके लिए एक छोटा सा अली पैलेस बनवाया जो बेहद खूबसूरत था। ये उसके लिए एक मोहब्बत भरा गिफ्ट था। आज फातिमा के ससुरालियों ने दावत पर आना था, सब तैयारी में लगे हुए थे। जब हैदर का सेल बजा, हैदर हैदर बेटा फ़ोन देखो अपना। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, तभी वो बोली, अम्मी हैदर तो घर पर नहीं है। फातिमा बोली, तो बेटा तुम उठा लो, क्या पता किसी को ज़रूरी काम हो, बता दो उसे। जी अम्मी। उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो जी, ये हैदर का नंबर है। हाँ जी, आप कौन? जी, उनके एक अजीज़ का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल पहुंचा दिया है उन्हें। कौन अजीज़? वो कांपी। उनके NI से पता चला है कि अली जुल्फ़कार लिखा है, बहुत सीरियस हालत है उनकी। एकदम उसके हाथ से फ़ोन छूट के गिरा था। अरे क्या क्या गिरा है फातिमा? अम्मी की आवाज़ आई। फातिमा का फ़ोन था। उनकी फिर आवाज़ आई। अब भी कुछ ना बोली। फातिमा बता भी दो किसका फ़ोन था। वो उसकी ओर चली आई थी। इतने में हैदर भी आ गया। अम्मी वो मेरा दिल घबरा रहा है। फातिमा बता भी, क्या हुआ है फातिमा? हैदर ने भी पूछा। अली भाई का एक्सीडेंट, ये सुनना था कि अम्मी बेहोश होकर गिरी। अम्मी संभाले। वो अम्मी की तरफ बढ़ा। किसने बताया तुम्हें? भाभी फिक्रमंदी से पूछा। फ़ोन आया था, उसने सेल की तरफ इशारा किया। हैदर ने फ़ोन उठाया। भाभी आप अम्मी को संभालें। लैला तुम उमर भाई को कॉल करो जल्दी। वो मोबाइल उठाते जल्दी से वही नंबर डायल करता घर से निकला था। आज यशल ने सोचा फातिमा को कॉल करे। उसने कॉल की बट उसका नंबर बंद था। फिर शफक को किया, उसका नंबर भी बंद। फिर उसने हैदर को किया। ना जाने दिल क्यों घबरा रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके नंबर बंद हो। हैदर ने कॉल रिसीव की तो वो बोली, हैदर क्या हो गया है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम लोग? आपी अली भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत सीरियस है, हम हॉस्पिटल में हैं। वो बता रहा था और यशल को एकदम शॉक लगा। उसे लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। आपी डॉक्टर्स भी अपना काम सही से नहीं कर रहे, उनकी हालत खतरे में है। वो रो दिया था। रो तो वो भी रही थी, फिर जब्त करके बोली, हैदर संभालो खुद को, अली को कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ मैं। वो उसे तसल्लियाँ दे रही थी, हालांकि उसे खुद अब तसल्लियों की ज़रूरत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी पाकिस्तान आएगी, और वो भी इन हालात में। पर उसे नहीं पता था अब जब वो जा रही है तो अब वहां से आ नहीं पाएगी। चाह के भी दूर नहीं जा सकेगी, कोई दूर जाने ही नहीं देगा। वो पाकिस्तान आ चुकी थी और आते ही अली का केस उसने संभाल लिया था। अली की हालत देखकर उसका दिल कट रहा था। वो उसे जल्द से जल्द सेहतयाब देखना चाहती थी। डॉक्टर्स वाकई सुसरवी से काम कर रहे थे कि इन्हें देखकर यशल को गुस्सा ही आ रहा था। सबसे पहले तो उसने उनकी तबीयत साफ की, भड़ास तो निकालनी थी ना। अब जैसे भी जहां भी निकलती, उफ, ये मोहब्बत के सताए हुए लोग अपना गुस्सा हमेशा इधर उधर निकालते हैं। डॉक्टर्स ने जैसे ही देखा कि बाहिर की स्पेशलिस्ट आई है, उनके काम में तेजी आ गई। अब अली की केयर सही तरह से हो रही थी। अली ICU में था, उसकी हालत अब भी खतरे में थी पर अब डॉक्टर पुरउम्मीद थे। लैला तो बामुश्किल आधा घंटा हॉस्पिटल रुकी और फिर घर चली गई। बकौल उसके, हॉस्पिटल की बू से मेरा दिल खराब होता है और पेशेंट्स को देखकर मुझे वॉमिटिंग होती है। किसी ने उसे रोका भी नहीं, ना वो रुकी। यशल बेटा अली ठीक तो हो जाएगा ना? वो ICU से निकली तो वो बोली, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अली ठीक हो जाएंगे। आंटी आप फिक्र ना करें और कुछ देर घर हो आए। मैं भी अम्मी को यही कह रही हूँ पर अम्मी मान ही नहीं रही। शफक बोली, आंटी आप ही ठीक कह रही हैं, आप घर चली जाएं, हैदर है ना यहाँ? उसने हैदर को देखा जो अभी अभी घर से आया। जी अम्मी आप लोग चली जाएं। वो भी बोला तो शफक, और वो चली गई। अली का वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो अली को इस तरह देखती तो उसे बेहद तकलीफ होती। वो अपनी पूरी जान लगा के भी उसे ठीक करना चाहती थी। दुनिया में पाँव गीले किए बिना समंदर तो पार किया जा सकता है, पर आंखें गीली किए बिना मोहब्बत को पार नहीं किया जा सकता, भले फिर वो मोहब्बत अल्लाह से हो या इंसान से। वो अली से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह अक्सर सोचती थी
کہ اتنی شدید تر محبت اسے کیوں کر ہوئی؟ کاش یہ محبت علی کو اس سے ہوتی۔ کیا ہے یہ محبت جو اسے علی سے باندھے ہوئے ہے کہ علی سے دور جانا اس کے لیے موت کے برابر ہے، کہ بے دھیانی میں بھی اسے ہی سوچے جاتی ہے، کہ بارش کی پہلی بوند، سورج کی کرنیں، ہوائیں، چاند، راتیں، کہ جب وہ دونوں بیٹھ کر ساری ساری رات بات کیا کرتے تھے، سب یاد دلاتی تھی۔ محبت کیا ہو تم آخر بتاؤ نا؟ کسی مستانے کی مستی ہو، کسی صوفی کا سجدہ ہو، کسی زاہد کا تقویٰ ہو، کسی بھلے کے گھنگرو ہو، کسی مفتی کا فتویٰ ہو، کوئی الجھن ہو تم یا کوئی سلجھی ہوئی شے ہو، محبت کیا ہو تم آخر؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپی علی اب کیسا ہے؟ شہلا گھر آئیں تو لیلا نے پوچھا۔ تمہیں فرصت مل گئی اسے پوچھنے کی؟ مجھ سے ہاسپٹل کے چکر نہیں لگتے پلیز، وہ چڑی۔ تو فون تو کیا جا سکتا ہے نا؟ فون؟ آپی یہاں سب غم کی تصویر بنے ہیں، کوفت ہو رہی ہے مجھے یہاں۔ اب فون کروں گی تو پہلے تو وہ اپنے دکھڑے روئیں گے، پھر اس کی طبیعت بتائیں گی، اس سے اچھا ہے نہ ہی کرو۔ تمہیں پتہ ہے اس کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی۔ فکر اس کی نہیں تمہاری ہے، اگر کل کو اسے کچھ ہو گیا تو تم پہ کیا بیتے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اسے کوئی بیماری ہو گئی تو؟ پہلی بات تو یہ آپی کہ میں 19ویں دہائی کی عورت نہیں ہوں جو اس کے مرنے پر بین ڈالے گی یا صدمے سے چور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسے کوئی اور بیماری ہوگی تو تب کی تب سوچیں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہاں یشل آئی ہوئی ہے نا، سنبھالا ہوا ہے اس نے علی کو، تو کیا ڈاکٹرز کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ سنبھالنے دیں اسے، وہ علی کے گھر والوں کے دلوں میں اپنا امیج بنائے رکھنا چاہتی ہے تو خوشی سے رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی تو بدگمان ہی ہے نا اس سے، تو بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ شہلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ علی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، پر اس کی بیک بون شدید متاثر تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید ہی وہ اب چل پائے، اور اگر چلنا شروع بھی ہوا تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ علی کی پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے چانسز ہیں تو پر بہت کم، اور کچھ مساج وغیرہ بتائے تھے جو کہ صرف ایک وائف ہی کر سکتی تھی۔ سب یہ سن کر بہت غمگین تھے اور پریشان بھی۔ اب کیا کریں؟ آنٹی آپ لیلا اور علی کی شادی کر دیں تاکہ لیلا اس کی صحیح طریقے سے کیئر کر سکے۔ یشل نے یہ مشورہ کس دل سے دیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ شہلا ہمیں لگتا ہے اب لیلا اور علی کی شادی کر دینی چاہیے، علی کو ضرورت بھی ہے، وہ بولی۔ شہلا بوکھلائی، جی امی، پر پہلے لیلا سے پوچھ لیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، انہوں نے کہا۔ اف، لیلا تو ہتے سے ہی اکھڑ جائے گی، یہ سن کر انہیں فکر ہوئی۔ علی کو ICU سے روم میں شفٹ کر دیا تھا، سب ادھر ہی موجود تھے۔ علی کے ہوش میں آنے کے بعد صرف ایک بار علی کے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سے علی کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ علی بیٹا، جو ڈاکٹرز نے بتایا وہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، امی نے خود ہی بات شروع کی، کہ اچھا ہے یہ بات دونوں کے سامنے ہی ہو جائے۔ شہلا نے پہلو بدلا، ان کی چھٹی ہنس بار بار کچھ غلط ہونے کا سائرن دے رہی تھی، کیونکہ لیلا حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی۔ اگر اس نے غلطی سے کچھ غلط نہیں، انہوں نے جھرجھری لی۔ امی یہ باتیں تو گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں، وہ بولی۔ بالکل، پر ابھی بات کرنا مناسب رہے گا کیونکہ ابھی یہ دونوں ہی آمنے سامنے ہیں، دونوں کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ پھر لیلا کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیلا بیٹا دیکھو، تم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے، شادی بھی ہو جائے گی، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ابھی تم دونوں کی شادی کر دی جائے؟ علی کی کیئر بھی ہو جائے گی، ڈاکٹرز نے کچھ مساج بتائے ہیں جو صرف ایک بیوی ہی کر سکتی ہے۔ تم لیلا کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ ایک منٹ، اس نے ان کی بات کاٹی۔ اس کا مطلب آپ مجھے اپنے معذور بیٹے کی خدمت کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ بات جلد ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولی۔ علی اسے دکھ سے ایسے دیکھ کر رہ گیا۔ کب تک ٹھیک ہوگا یہ؟ وہ علی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ 10 سال، 15 سال، یہ بھی کم ہے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے اس کی حالت، اور میں جانتے بوجھتے اپنی عمر اس کی خدمتیں کر کے گوا دوں۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ لیلا بس کرو، خاموش ہو جاؤ، شہلا بولی۔ آپ کو کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے جو مجھے چپ کروا رہی ہیں؟ آپ کو تو خود اس دن کا ڈر تھا، وہ بولی تو شہلا سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ آنٹی آپ یشل کو بولیں کہ کر لے اس معذور سے شادی، بڑا شوق ہے نا اسے خدمت خلق کا، پہلے بھی اسی نے سنبھالا ہے نا اس کو، تو اب بھی سنبھال لے گی۔ لیلا بس، شہلا اسے چپ کروانا چاہتی تھی، پر وہ تو کسی کے کنٹرول میں کہاں آنے والی تھی۔ آپی آپ نے ناحق مجھے علی میں انوالو کیا، فضول اس کے چکر میں یشل کو ہٹایا رستے سے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دن۔ ایک دم لیلا کی زبان کو بریک لگا، اس کی بات پر سب چونکے۔ کیا مطلب تمہارا لیلا؟ حیدر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ لیلا کی سانس رکی۔ کچھ نہیں، میں تو بس، لیلا اٹکی۔ کیا میں تو بس بولو؟ وہ غصے سے چیخا۔ شک تو اسے کب سے تھا اس پر آج کنفرم لگ رہا تھا۔ اس نے شہلا کو دیکھا جو اپنی جگہ چوٹ سی بنی ہوئی تھی۔ علی خاموش تھا، پر اس کی دماغ اس ایک بات پر مفلوج ہونے لگا تھا۔ حیدر لیلا بس کرو، ہاسپٹل میں تماشا نہیں کرو، گھر جا کے بات کرتے ہیں، عمر بولے۔ نہیں بھائی، یہ آج یہاں سے جائے گی تو سب کلیئر کر کے جائے گی، وہ بہت غصے میں تھا۔ بولو، وہ پھر چیخا تو لیلا نے سب بتا دیا، اور شہلا تو جیسے زمین میں گڑ گئی۔ امی آگے بڑھی اور کھینچ کر ایک تھپڑ اسے مارا۔ میرے گھر میں رہ کر میرے ہی بچوں کی زندگیوں سے کھیل کھیلا تم نے،
और वो भी इतना घिनौना खेल। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? भूल गई तुम्हें कि क्या तुम भी एक लड़की हो? अम्मी बहुत गुस्से में थी और अली वो तो दुख और तकलीफ की अथाह गहराइयों में उतर चुका था। कितना गलत किया उसने यशल के साथ, पर उसने एक शिकवा भी मुंह से नहीं निकाला। गिल्ड लफ्ज तो बहुत छोटा था जो उसे हो रहा था। वो यशल से बेहद शर्मिंदा था। उसने यशल पर एतबार ना किया बल्कि उस पे अपने घर वालों को तरजीह दे दी, पर उसके घर वालों ने उसकी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। और इस लड़की ने शिकायत तो दूर की बात, एक शिकवे भरी नजर तक ना डाली उस पे। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती। सब लोग घर आ गए थे, किसी ने शैला से कोई बात ना की थी। अम्मी के कहने पर लैला उसी वक्त घर छोड़ के चली गई थी। रात को जब उमर घर आए तो शैला जाग रही थी। वो जल्दी से उन तक आई। उमर, उमर मुझे माफ। वो बोल भी नहीं पाई थी कि उमर का एक भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। दफा हो जाओ यहां से। तुम तुम्हारी शक्ल बुरी लग रही है। मुझे नफरत हो रही है तुमसे। उतर गई आज तुम मेरे दिल से। उमर एक मौका दे दें, एक। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो बुरी तरह रो रही थी। आइंदा, आइंदा की नौबत छोड़ी है तुमने? उमर प्लीज। उसने उनका बाजू थामा। दफा हो जाओ यहां से। सुना, तुम इस घर में नजर ना आओ, समझी? कहकर वो बाहर निकल गए। हमें माफ कर दो यशल बेटा, हम गुनाहगार हैं तुम्हारे, अम्मी ने रोते हुए कहा। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी तो कोई गलती नहीं है। मेरे घर के फर्द ने ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाई यशल। मैं कैसे गुनाहगार ना हुई? फिर मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। आंटी, आप मेरी माँ की जगह हैं और माएँ माफी मांगती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बोली। आंटी प्लीज रोए नहीं, अब तो सब ठीक हो गया है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो बोली तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया और उसे दुआ दी। यशन, अली से नाराज हो तुम? उन्होंने पूछा। बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप ऐसा ना सोचें प्लीज। अच्छा आ जाए, आप मेरे साथ चलें, कुछ खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। वो उन्हें अपने साथ ले गई। अली ने कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाना था हॉस्पिटल से, उसका काम खत्म हो गया था। वो अब वापस जाने की तैयारी में थी। यशल, यशल जो अली की रिपोर्ट्स चेक कर रही थी, पलटी। जी आंटी, आए बैठे ना, वो बोली। मैंने सुना है तुम वापस जा रही हो। जी आंटी, अली भी अब बिल्कुल ठीक है। तो यशल, एक और एहसान करोगी हम पे? अरे आंटी आप हुक्म करें, एहसान किस बात का? वो मुस्कुराई। बुरा तो नहीं मानोगी? ये तो नहीं समझोगी कि मैं खुद गर्ज बन रही हूँ या अपने बेटे का सोच रही हूँ? नहीं आंटी आप कहें, वो मुस्कुराई और उनके हाथ पर हाथ रखा। यशल, अली से शादी कर लो। यशल की मुस्कुराहट सिमटी। वो इन्हें देखती रह गई जो इतनी आस से उसे पूछ रही थी। वो शॉक्ड बैठी थी। वो शॉक्ड सी खड़ी थी कि वो क्या कह रही थी। बोलो बेटा, उन्होंने फिर पूछा। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। सच पूछो तो हमेशा अली की दुल्हन के रूप में मैंने तुम्हें ही देखा है, और अब तो वैसे भी हालात ठीक हो गए हैं, सारी गलतफहमी भी दूर हो गई है। आंटी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बेटा ना मत करना, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। आंटी आप ने अली से पूछा। बेटा जब सब ठीक हो ही गया है तो अली से क्या पूछना? मैं जानती हूँ वो अब मना नहीं करेगा। वो खामोश रही। बताओ बेटा, क्या मैं खामोशी को इनकार समझूं? उन्होंने पूछा। यशल अब भी कुछ ना बोली। वो अब भी ना हाँ की कश्मकश में थी। कोई बात नहीं बेटा, जब दिल की रजामंदी ना हो तो इस रिश्ते का भी कोई फायदा नहीं। वो मायूस हुई तो यशल बोली। ऐसा नहीं है आंटी, बस मैं सोच रही थी कि पता नहीं अली राजी भी हैं या पता नहीं मुझे हाँ भी करनी चाहिए या नहीं। पर अब मैंने फैसला कर लिया है। मेरे लिए अली की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं उसे जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ आंटी। वो बोली तो वो एकदम खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मान रखने का। वो उसका माथा चूमकर बोली। उसने फोन करके अरसलान भाई, मशल और मुस्तफ़ा को बुला लिया था। उसके दोनों बहन भाई हैरान परेशान थे, पर अरसलान भाई ने इन्हें सारी बात बताकर रिलैक्स कर दिया था। अली को बिल्कुल यकीन नहीं था कि अब वो फिर से कभी अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकेगा, और सिर्फ इसी वजह से वो शादी से इनकार कर रहा था कि इस प्यारी लड़की को मिले भी तो एक अपाहज जिसका बोझ वो सारी जिंदगी उठाती रहेगी। इतना कुछ किया है यशल ने उसके लिए, इतनी तकलीफ सही सिर्फ उसकी वजह से नहीं। वो इतना खुदगर्ज नहीं है जो जानते बूझते यशल को इस तकलीफ में डालेगा। उसने अम्मी से भी कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकता, पर वो तो उसकी सुनी नहीं रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। यशल किसी काम से आई तो वो बोला। यशल तुम इस शादी से इनकार कर दो। उसके लहजे में सख्ती थी। क्यों? वो एड़ी के बल घूमी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, दैट्स इट। वो जितनी सख्ती से बोल सकता था उसने बोला। क्यों नहीं करनी? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम बस जाके अम्मी को इनकार कर दो। नहीं, वो फौरन बोली। क्या मतलब तुम्हारा? वो अबरू उचका के बोला। मतलब सिंपल है, मैं आपसे ही शादी करूंगी। वो दो टोक बोली। वजह? वजह सिर्फ आपकी सेहत है। ज्यादा खुश मत होना कि इसकी वजह कुछ और है। वो भी चिढ़ गई। मुझे ये खुशी है भी नहीं, और मेरी सेहत की फिक्र करने का शुक्रिया। प्लीज जाके इनकार करो, मुझे नहीं करनी ये शादी। वो भी चिढ़ा। क्यों करूं इनकार? तुम नहीं करोगी इनकार? वो बोला। नहीं।
ٹھیک ہے کرو میری خدمتیں، پر مجھ سے کوئی صلے کی امید نہ رکھنا۔ وہ غصہ ہو گیا۔ انکار کی کوئی وجہ؟ یشل بولی۔ لیلا سے محبت۔ یشل کا دل دکھا پر ہمت سے بولی تو کرنی تھی نا اس سے شادی۔ اس نے انکار کر دیا تھا میری حالت دیکھ کے، پر کہتے ہیں نا محبت درگزر کرنا جانتی ہے۔ تمہاری خدمتوں کی وجہ سے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی لیلا کے پاس پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ اسے تپا بھی رہا تھا۔ یشل کو گہرا دکھ پہنچا۔ تو کیا سچ میں اس کی محبت ختم ہو گئی ہے اس کے لیے؟ اور ہاں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس نے کہا۔ یشل نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پلٹ گئی۔ دوسرے دن ان کا نکاح ہاسپٹل میں ہی سادگی سے ہو گیا تھا۔ یہ ان کے نکاح کے دوسرے دن کی بات ہے۔ ڈاکٹرز کی تجویز پر آج وہ لوگ امریکہ جا رہے تھے علی کو لے کر، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہاں پر ان کا اچھا علاج ہو سکتا ہے اور علی جلد صحت یابی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ یشل علی کو اپنے گھر کے بجائے علی پیلس لے کے آئی، جو اس نے خاص علی کے لیے بنوایا تھا۔ علی اس کی محبت پر حیران تھا، اتنی شدید محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ اسے اپنے اوپر فخر محسوس ہوا، اور یشل اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ خوش وہ اس بات پر تھی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں علی کبھی آئے گا بھی، اور دکھ یہ تھا کہ وہ اب اس سے محبت کا دعوے دار نہیں رہا تھا۔ وہ علی کا بہت خیال رکھتی تھی، حالانکہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ہر بار اس کے لہجے میں تلخی ہوتی۔ یشل کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ علی بھی کیا کرتا وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی عمر اس کی خدمت کرنے میں گزار دے۔ جیسے لیلا کا کہنا تھا، وہ بھی لڑکی تھی، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے، پھر وہ کیوں کر رہی تھی یہ؟ وہ اس کو اپنے لہجے کی تلخی سے عاجز کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے خود چھوڑ جائے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد اسے پایا تھا۔ اس نے اب چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ یشل کو یہ تو کہہ چکا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اور لیلا کا ذکر بھی اس نے جان بوجھ کر ہی کیا تھا، اور یشل کے دل کی حالت اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا اسے اس طرح بول کے، پر علی بھول گیا تھا کہ یہ محبت ہے جو یشل کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ وہ علی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھی، پھر یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ علی بہت تیزی سے صحت یابی کی طرف آ رہا تھا۔ یشل بہت خوش تھی اور علی حیران کہ وہ تو بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب علی نے پہلی بار زمین پر اپنے قدم رکھے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، تو احساس تشکر سے یشل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی دنوں امی فاطمہ اور حیدر بھی وہیں آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی اسے اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھ کے بے حد خوش تھے۔ آج پورے 6 ماہ بعد علی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا۔ یشل خوش تھی کہ علی ٹھیک ہو گیا تھا، پر ساتھ ساتھ اندر سے دل دکھ رہا تھا کہ اب علی اسے چھوڑ دے گا۔ آج علی کی برتھ ڈے تھی، سب نے سوچا کیوں نہ اسے سرپرائز پارٹی دی جائے۔ سب صبح سے تیاری میں لگ گئے۔ شام میں علی کو سرپرائز دیا گیا، اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی، گفٹس بھی، پر یشل نے اسے صرف مبارکباد دی، جس پر علی نے شرارت سے کہا، میڈم گفٹ کہاں ہے میرا؟ صرف وش کر دینے سے کام نہیں چلے گا، صبر کریں مل جائے گا۔ وہ بولی، ریئلی آج مل جائے گا میرا گفٹ؟ وہ شرارت سے بولا، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، حد کرتی ہو، مجھے جلدی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ پھر مجھے اپنی محبت کو منانا بھی ہے جو پتہ نہیں کب سے ناراض ہے۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لے کے بولا، پر وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی باقی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے کیک کاٹ لیں۔ مشل بولی تو وہ لوگ کیک کی طرف آ گئے۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کے بعد پکس بنوائی گئیں، خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ وہ روم میں آئی تو علی اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ میرا گفٹ؟ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور بولا۔ یشل نے بہت شان بے نیازی سے اسے اگنور کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک لفافہ نکالا۔ علی اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لفافہ لے کر اس تک آئی اور اس کی طرف وہ لفافہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ آپ کا گفٹ، وہ بولی۔ علی نے لفافہ کھولا، اس میں کچھ پیپرز تھے۔ اس نے پیپرز کو کھولا تو شاکڈ رہ گیا۔ ڈائیورس پیپرز اس کے منہ سے نکلا۔ یشل اس کے سائڈ سے نکلنے لگی کہ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ آپ کی خواہش، آپ ٹھیک ہو گئے اب؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ آپ مجھے ٹھیک ہونے کے بعد طلاق دے دیں گے تو، اور لیلا کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بہت ضبط سے بولی۔ لیلا کے پاس تو میں ویسے بھی جا سکتا ہوں، تمہیں چھوڑنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اسلام میں 4 جائز ہیں۔ وہ اسے تپانے کو بولا۔ بس شادی کے نام پر سب شریعت یاد آ جاتی ہے فوراً۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی تو علی نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے مقابل کیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا علی۔ وہ چڑ گئی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے، وہ ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بولا جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ علی پلیز، جہاں محبت نہ ہو وہاں یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ علی سنجیدہ ہوا۔ یشل، اس نے پکارا اور وہ سو جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے معاف کرو گی یشل؟ وہ بولا تو یشل حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم سے محبت تو کی پر اعتبار نہیں کیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، پر تم تب بھی مجھ سے محبت کرتی رہی، ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا۔ تم نے مجھے
کیوں یشل وہ خاموشی سے اسے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر والوں پر اعتبار کیا، مگر انہوں نے ہی مجھے دھوکا دیا اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی پر زیادتی کرتا رہا جو مجھ سے بے وفائی کرنا تو دور ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یشل میں گناہ گار ہوں، تمہارا ہو سکے تو معاف کر دو مجھے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو یشل کانپ گئی اور اس کے ہاتھ فوراً تھامے۔ نہیں نہیں علی، یہ ہاتھ بندھے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ بولی۔ ان ہاتھوں کو تھامنے کی خواہش بہت کی ہے میں نے، پر ان ہاتھوں کو بندھے ہوئے دیکھنے کا کبھی میں نے سوچا تک نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا یشل؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ناراضی کب تھی آپ سے علی، بس ایک دکھ تھا کہ آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا، بس اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر روتے روتے مسکرائی تو علی نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے گرد بازوؤں کے حصار باندھ لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنے رشتے کا پہلا استحقاق ادا کیا۔ یشل شانت سی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ علی، وہ مدھم سا بولی، آپ کیا لیلا سے؟ نہیں، وہ اس کی بات کاٹ کے بولا، وہ تو بس میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ یشل نے سر اٹھایا۔ کیا ہے؟ رکھے رہو نا سر، اٹھایا کیوں؟ وہ بدمزہ ہوا۔ پہلے یہ بتائیں یوں ہی کیوں کہا تھا؟ وہ بولی۔ یشل، ان دنوں جو میری حالت تھی میں مایوس تھا اپنے آپ سے کہ کبھی چل بھی پاؤں گا یا نہیں، اور تم سے شادی کر کے میں زندگی بھر تم پر بوجھ بن کے نہیں رہ سکتا تھا، اور طلاق کا بھی بس میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے مایوس ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں چھوڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ وہ بولا۔ آپ کو کیوں لگا کہ آپ مجھ پر بوجھ بن جائیں گے یا میں آپ کے رویے سے مایوس ہو جاؤں گی؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے وہ کاغذ لہرایا۔ یہ تو آپ کی خوشی کے لیے۔ ایک بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میری خوشی تم سے ہے، سمجھ آئی؟ اور آئندہ یہ، اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا، مجھے نظر آیا نہ تو۔ وہ کاغذ پھاڑتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں علی؟ وہ ناراض ہو گئی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ ارے ڈانٹ رہا ہوں تو کیا ہوا، بعد میں پیار بھی تو کروں گا نا۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر جھک کر اس کے کان میں بولا تو یشل سرخ پڑ گئی۔ بہت بدتمیز ہے آپ، وہ بولی اور دور ہوئی۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ وہ مسکرایا اور یشل کو گلے سے لگا لیا۔ آج اسے بے حد سکون محسوس ہوا تھا۔ آج وہ مکمل تھے۔ رات چاہے جتنی لمبی کیوں نہ ہو ڈھل ہی جاتی ہے۔ ان کی بھی وہ دن گزر گئے تھے اور ایک نیا اور روشن سویرا ان کا منتظر تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے کہ ایک دم دروازہ نوک ہوا۔ یشل شرماتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ امی دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ تم لوگ بزی تو نہیں تھے؟ میں کہیں غلط وقت پر آ گئی کمرے میں؟ وہ مسکرائیں تو یشل جھیمپی۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، آپ آئیں، بیٹھیں۔ یشل نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ دیکھو تم لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، یہ صرف گھر کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ بولنے لگیں۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو جیسے اوروں کی ہوئی ہے، پر امی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے نا، علی بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے لڑکیوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں اپنی شادی کو لے کر، یہ کیا تم خالی خولی نکاح پہ ہی دم بھر رہے ہو؟ وہ کچھ بولنے لگا تو وہ بولی، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یشل اور تمہاری شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی جائے گی۔ تب تک یشل میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ ان کی بات پر علی کو شدید صدمہ پہنچا، جبکہ یشل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ امی یہ غلط بات ہے۔ ارے کیا غلط ہے؟ ایک ماہ کی بات ہے صرف، وہ بولی تو علی کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ایک ماہ صرف؟ وہ بولا اور یشل کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے، وہ چڑا۔ تو کیا روں؟ یشل معصومیت سے بولی۔ اسے چھوڑو یشل، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھی تو اسے بھی اٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی بنی۔ علی پیچھے سے روکتا ہی رہ گیا۔ ٹھیک ایک ماہ بعد وہ علی کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ علی کی محبت میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ یشل کو اپنے آپ پر بہت رشک آتا تھا کہ اس کا شوہر اسے بے انتہا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اسے اس کے حد سے زیادہ رومانٹک ہونے پر چڑ ہوتی۔ علی چاہتا تو وہ ہر وقت اس کے پاس رہے۔ شہلا کو گھر سے تو نکال دیا تھا، پر عمر اور شہلا کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور اسے ماں کی اور باپ دونوں کی ضرورت تھی، اس لیے اسے گھر واپس لے آئے۔ یشل کو ان سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، پر وہ یشل سے خار کھائے رہتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اسے خوب سناتی۔ اس لیے عمر نے اپنا گھر علیحدہ لے لیا۔ لیلا کا بھی انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اس لڑکے نے لیلا کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کچرے میں پھینک دیا اور وہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ اس کا سن کر علی اور یشل کو بہت دکھ پہنچا۔ وہ دل سے اس کی مغفرت کے لیے دعا گو تھے۔ دن گزرتے گئے اور رمضان کا مہینہ بھی آ کر گزرنے لگا تھا کہ انہی دنوں یشل کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔
وہ بے انتہا خوش تھی، جلد سے جلد علی کو بتانا چاہتی تھی اور اس کے لیے عید کا انتظار کر رہی تھی کہ علی کو یہ سرپرائز عید پر دیا جائے۔ خیر عید کا دن بھی آ پہنچا۔ جب یشل نے اسے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی تو علی خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا، اور وہ اس دن بے انتہا خوش تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ پریگننسی کے دوران علی نے اس کا بے انتہا دھیان رکھا تھا کہ انہی دنوں حیدر نے بتایا کہ اسے جاب کی طرف سے باہر بھیجا جا رہا ہے مستقل طور پر، اور ساتھ ہی مشل سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ یشل بہت خوش تھی کیونکہ حیدر اس کی بہن کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا تھا، اور پھر دونوں ہی گھرانوں میں شادی کا شور مچ گیا۔ یشل کا ایک پاؤں یہاں ہوتا تو دوسرا پاؤں وہاں۔ علی اس کا حد سے زیادہ دھیان رکھنے لگا تھا کیونکہ انہی دنوں اس کی ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ حیدر اور مشل کی شادی ہو گئی تھی اور علی والے انہیں آج ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ علی کو میٹنگ کے لیے 3 دن کے لیے سنگاپور جانا تھا، پر وہ یشل کی حالت دیکھ کر جانے سے منع کر رہا تھا کیونکہ اس کی ڈلیوری کے یہی دن تھے، پر یشل کی ضد پر وہ چلا گیا۔ آج تیسرا دن تھا اسے گئے ہوئے۔ شام تک علی نے پاکستان آ جانا تھا۔ صبح سے ہی یشل کی طبیعت خراب تھی، پر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو امی نے فکر مندی سے بولا، یشل لگتا ہے ہاسپٹل جانا پڑے گا بیٹا، ہمت کر کے اٹھو، اور ساتھ ہی فاطمہ کو آواز دی۔ نہیں امی، جب علی آ جائیں گے تب چلی جاؤں گی، ابھی تو ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ نہیں بیٹا، تاخیر اچھی بات نہیں، اٹھو۔ نہیں امی، علی آ جائے پھر میں ٹھیک ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جو کچھ دیر آرام کروں گی، کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ امی کو ایک دم فکر لگ گئی، یشل سن ہی نہیں رہی تھی۔ کمرے میں جا کے وہ لیٹی تو طبیعت ایک دم ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ برداشت سے باہر ہو گئی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ امی امی، یشل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پاکستان پہنچا تو ایئرپورٹ سے آتے ہوئے اس نے گھر فون کیا تو فاطمہ نے اسے بتایا وہ فوراً سے بیشتر ہاسپٹل پہنچا۔ پتہ نہیں علی ڈاکٹرز ابھی تک آپریشن تھیٹر سے نہیں آئے۔ وہ خود بہت فکر مند تھیں کہ ڈاکٹر روم سے نکلی علی فوراً ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، میں علی، میری وائف ہے اندر، کیسی ہیں وہ؟ مبارک ہو مسٹر علی، آپ ٹوئنس بچوں کے بابا بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرائیں۔ اللہ تیرا شکر، مبارک ہو علی بیٹا، امی خوشی سے بولی۔ خیر مبارک امی، آپ کو بھی مبارک ہو، وہ خوشی سے بولا۔ ڈاکٹر، کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ مسٹر علی، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ علی سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ پھر سے یشل کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر ان کے پاس بچے لے آئے تھے جنہیں علی نے ایک نظر دیکھا تک نہیں۔ اس کا رواں رواں یشل کی صحت کے لیے دعاگو تھا۔ یشل اب خطرے سے باہر تھی، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور علی اس سے لگ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ شفق آپ ہی ہنسی، اب تو بیوی کا پیچھا چھوڑ کے اپنے بچوں کی خبر لے لو علی۔ یشل جھینپ گئی تھی۔ بیوی کا پیچھا چھوڑو، امپاسبل، لاؤ ذرا میرے بچے تو دکھاؤ، وہ فاطمہ سے بولا۔ ارے میرے بچے کتنے پیارے ہیں نا، سارا حسن انہوں نے اپنے بابا کا چرا لیا ہے، وہ انہیں پیار کرتے ہوئے بولا۔ میری بیٹی تو بالکل پرنسس لگ رہی ہے، وہ بغور انہیں دیکھ کر کامنٹ پاس کر رہا تھا۔ ارے یشل بھی کم تھوڑی ہے، بچی تو بالکل ماں پہ گئی ہے۔ امی نے فوراً یشل کی حمایت کی۔ علی نے اسے دیکھا، پھر بولا، جی نہیں، صرف ان دونوں کی آنکھیں میری یشل جیسی ہیں، باقی تو یہ پوری بابا کی کاپی ہے۔ علی مسکرا مسکرا کر ان کو کامنٹ دے رہا تھا اور یشل اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی ایک دم سے۔ سچ ہے، محبت ایک سمندر جیسی ہی تو ہے جس کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہے، یہ تو بہت وسیع ہوتی ہے بہت، پر کم ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں۔ شادی کے 8 سال بعد اللہ نے علی اور یشل کو ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتے کم تھا۔ ان کی زندگی خوش، مطمئن اور آسودہ تھی۔